Welcome to Tally CA Connect. Thank you for being here today. Good afternoon, Namaskar. With many requests for doing Tally Prime 3.0 session in Hindi, our today's topic of discussion is on our newest release of Tally Prime 3.0, which we will cover in Hindi. Our expert for today, CA Mohit Patni, is also new to this forum. Please allow me to welcome Mohit ji. Mohit ji is a practicing chartered accountant for over 12 years now. He's working as a GST expert by providing advisory litigation and compliance-related services under GST regime. He has done various assignments where he has automated process and of a company using Tally features and guided various companies in proper MIS setup. He has wide experience in the field of direct and indirect taxation, auditing, and accounting. Additionally, he has addressed multiple seminars on the indirect taxes and Tally Prime on various platforms. We are proud that CA Mohit Patni is a Tally evangelist and has agreed to take this session for today from his very busy schedule. Please welcome Mohit ji. Thank you so much for being here today. Sir, you're on mute. Yeah, please, sir. Thank you, Komal. Thank you, Team Tally, for giving me this opportunity. And let's explore this Tally Prime 3.0 together, because there are many new things which have come up. So let's explore it together in next 90 minutes. And one of the most important thing which I have been told to do, or the important topic of today, is that it has to be in Hindi. तो मैं मेरी बेस्ट ट्राई करूंगा कि जितना हिंदी में हो सके वी विल टेक दी सेशन इन हिंदी ओनली. फिर भी अगर किसी को कहीं कुछ समझ नहीं आता है या कहीं किसी को कुछ इश्यूज लगते हैं तो प्लीज आप चैट के ऊपर डाल दीजिएगा कि कहीं कुछ अगर कोई टर्मिनोलॉजी या कोई वर्ड समझ नहीं आते हैं तो वी विल टेक दैट सेपरेटली. यस कोमल. So shall we start? अब हिंदी में ही बात करेंगे हम, so that you know हम हिंदी पे कंटिन्यू कर सके हमारा कॉन्वर्सेशन. यस फॉर श्योर. ठीक है कोमल. तो सभी टेली प्राइम 3.0 के यूजर्स और यहाँ पे जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको मेरा नमस्कार. और सबसे पहले तो टेली को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि वो उन्होंने एक बहुत इम्पैक्टफुल चेंजेस करे हैं टेली कि अपने इस वर्जन में, जिससे कि टेली जो है एक ना केवल एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर रह गया या बिजनेस मैनेजमेंट, इट हैज कम टू द कंप्लायंस लेवल आल्सो, दैट सारी जो भी जीएसटी की कंप्लायंसेस है और हैं वो इट हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड, जो इसके अंदर सारे फीचर्स इन्होंने लेकर आए हैं. तो इन नेक्स्ट जो हमारे 90 मिनट है 90 मिनट्स हैं उसके अंदर हम विल ट्राई टू कवर दी मैक्सिमम जो भी इसके फीचर्स आए हैं उसमें क्या क्या है. तो टेली 3.0 क्या है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर आया मल्टी जीएसटी का, कि हमारे यहाँ पे मल्टी जीएसटी होते हैं, एक ही बिजनेस है जो डिफरेंट स्टेट्स में है, डिफरेंट जीएसटी नंबर्स है, तो उनको हम एक ही टेली में कैसे मैनेज कर सकते हैं. फिर जीएसटीआर 2A 2B एंड 1 का रिकॉन टेली के अंदर ही. अभी हम इसके लिए कुछ ना कुछ अदर यूटिलिटीज यूज कर रहे थे या एक्सेल यूज कर रहे थे, उसकी जगह हम इसको टेली में कैसे कर सकते हैं हम ये जानने की कोशिश करेंगे. कुछ टेली ने एडवांस्ड फिल्टर्स लेकर आए हैं, फिल्टरिंग रिपोर्टिंग का बहुत अच्छे ऑप्शंस लेकर आए हैं जो कि हमारे काम को बहुत ईज कर देगा. तो हम उन फिल्टर्स को कैसे यूज कर सकते हैं हमारे डेली रूटीन के अंदर, हम वो सीखेंगे. देन क्यूआर कोड, पेमेंट रिसिप्ट ऑफ पेमेंट्स वाया क्यूआर कोड. तो हम हमारे अभी तक हमारे को पेमेंट्स लेने के लिए और लेने के लिए हमें बैंकिंग या यूपीआई का यूज करना पड़ता था. अब हम टेली के थ्रू ही पेमेंट्स, हमारे जो भी इनवॉइसेस हैं या लेजर्स हैं उसके साथ क्यूआर कोड भेज सकते हैं हमारे कस्टमर्स को, तो वो बहुत इजीली पेमेंट कर सकते हैं. कुछ इफेक्टिव डेट्स के कॉन्सेप्ट लेकर आई है टेली बहुत सारी जगह जहाँ पे बहुत नीड थी, जो एक बहुत रिक्वायरमेंट थी बहुत टाइम से, उसको उन्होंने यहाँ पे लेकर आके बहुत एक अच्छी चीज करी है. अपार्ट फ्रॉम दैट एक HSN कोड एंड टैक्स रेट्स जीएसटी में कैसे इजीली सेटअप कर सकते हैं, और जो हमें प्रॉब्लम्स आती थी कहाँ पे डाला हुआ है कैसे डाला हुआ है जीएसटी का क्लासिफिकेशन क्या है, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करिए. तो जो भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं अगर उनके पास में लैपटॉप पर हैं और टेली प्राइम 3 इंस्टॉल्ड नहीं है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे पहले तो आप अपना टेली प्राइम 3.0 जो है उसको इंस्टॉल करें. बहुत इजी प्रोसेस है इंस्टॉल करने का. इंस्टॉल करने के बाद आप माइग्रेट करें. जो कुछ एक टेली 3.0 में आपको कुछ नया बेसिक दिखेगा, वो क्या दिखेगा कि जो टेली का जो हमारा डेटा का फोल्डर होता था वो आज तक 5 डिजिट्स का होता था. आपने देखा होगा कि 10,000 10,001 10,002 ऐसे नंबर्स होते थे. अब आपको वो 6 डिजिट का मिलेगा. इट हैज बीन कन्वर्टेड टू 6 डिजिट्स. और जो अंदर फाइल्स होती थी वो .900 फाइल्स होती थी, जो कि अब .1800 फाइल्स हो गई, मतलब पैकेट साइज जो है वो इंक्रीज हो गया है. तो इससे बेसिकली
टैली में जो रिपोर्ट्स का जो व्यूइंग है और है वो बहुत फास्ट हो गई है। टैली ने उसको एक एडवांस लेवल पे लेके गई है, और रिपोर्टिंग्स और जो हमारे जो हमें एक बीच में टाइम गैप लगता था कि हम अगर GSTR3 भी पूरे ईयर की खोल रहे हैं तो एक टाइम लेता था, नाउ इट इज ऑन दी विद इन माइक्रो सेकेंड्स इट इज द रिपोर्ट गेट्स डिस्प्लेड। अगर आपके पास TSS सब्सक्रिप्शन आपका सब्सक्राइब्ड है, मतलब आपका भी TSS सब्सक्रिप्शन एक्सपायर नहीं हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली सिर्फ अपग्रेड करना है। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट या कुछ भी इन्वॉल्व नहीं है। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको अपग्रेड करें और जो टैली के नए फीचर्स हैं आप उसको यूज करें और उसको एंजॉय करें। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप जब भी इसको टैली प्राइम 3 पे आप माइग्रेट करें तो आप पुराने डेटा का बैकअप जरूर ले लें एक बार के लिए। दिस इज जस्ट अ प्रिकॉशनरी वे, आप प्रिकॉशन के लिए एक बार टैली डेटा का बैकअप जरूर ले लें। तो हम हमारे सबसे पहले फीचर से स्टार्ट करते हैं, दैट इज मल्टी GST इन अ सिंगल टैली। तो मैं सेशन के अंदर कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों को थोड़े से कुछ एग्जांपल यूज केसेस के साथ समझा सकूं और फिर उसको टैली के अंदर भी इंप्लीमेंट करके दिखाऊं कि हाउ टैली के अंदर ही कैसे वर्क करेंगे, आपको कौन कौन से फीचर्स का ध्यान रखना है। इस फीचर के आने से हमारे को क्या क्या चैलेंजेस जो पहले फेस करने पड़ रहे थे वो फेस नहीं करने पड़ेंगे। तो आप जैसे कि यहाँ पे सामने देख सकते हैं प्रेजेंटेशन में कि मिस्टर चैट GPT है। तो वैसे तो चैट GPT के पास सब क्वेश्चंस के आंसर होते थे, बट ये कुछ जगह पे आके ये भी अटक गए थे कि क्या मैं एक ही टैली के अंदर मेरे जो 3 स्टेट्स में बिजनेस चल रहा है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में, क्या मैं उनकी टैली उनका डेटा एक ही टैली में बना सकता हूँ? क्या एक ही टैली से मैं इनवॉइसेस रेज कर सकता हूँ? क्या मैं सारी GST रिटर्न्स मेरी एक ही टैली से निकाल सकता हूँ और उसको मेंटेन कर सकता हूँ, या मुझे अलग अलग ही टैली मेंटेन करनी पड़ेगी? तो ये एक बहुत ही कश्मकश चल रही थी और अभी तक ये इसके लिए जुगाड़ करते थे अलग अलग तरीके से, जिसको जैसा समझ आता था वो करता था। तो हम बात करें कि अभी क्या चैलेंजेस हम फेस कर रहे थे। तो चैलेंजेस हम ये फेस कर रहे थे कि हमारे को डिफरेंट टैली, अलग अलग टैली बना के रखनी पड़ रही थी, अलग अलग GST की, उत्तर प्रदेश की अलग, महाराष्ट्र की अलग, राजस्थान की अलग। हमें मास्टर क्रिएशंस हर टैली में अपने हिसाब से अलग अलग करना पड़ रहा था। फिर हमें कंसोलिडेशन करना पड़ता था, तो हम ग्रुप कंपनी के थ्रू करते थे। रिकंसिलेशन करना एक चैलेंज था, और कंप्लायंस जो एक हमारे लिए हेडेक हो गई थी, क्योंकि हमें अलग अलग जगह से डेटा लेकर आना पड़ता था तीनों GSTs का, और फिर उसको अपलोड करना पड़ता था, एरर होती तो अलग अलग जगह ठीक करनी पड़ती थी। इसको रिमूव करने के लिए व्हाट टैली हैज डन इज कि अब आप एक ही टैली के अंदर अपने मल्टीपल GSTs मेंटेन कर सकते हो। तो लेट्स गो प्रैक्टिकली ऑन दी टैली कि वो हम कैसे कर सकते हैं, हमें क्या ऑप्शंस को लाइव करना पड़ेगा, हाउ इट कैन बी डन। तो ये हमारी टैली प्राइम 3 की एक स्क्रीन है, सिंपल स्क्रीन, जिसमें आपको सारे टैली प्राइम 3 के फीचर्स दिख रहे हैं। इसमें आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको F11 प्रेस करना पड़ेगा। तो F11 जब आप प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे एक नया ऑप्शन मिलेगा नीचे, अनेबल मल्टीपल एड्रेसेस। ये मल्टीपल एड्रेसेस अनेबल करने से आपको फायदा क्या है कि आपको महाराष्ट्र की बिलिंग अलग जगह से करनी है, उत्तर प्रदेश की बिलिंग अलग जगह से करनी है, और राजस्थान की बिलिंग का एड्रेस अलग है। तो आप यहाँ पे मल्टीपल एड्रेसेस सेट कर सकते हैं। तो मेरा जैसे प्राइमरी एड्रेस जो है वो राजस्थान है, तो मैंने यहाँ पे राजस्थान की डिटेल्स डाल रखी थी। उसके बाद महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की डिटेल्स हैं, और उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की डिटेल्स हैं। और इसी की तरीके से अगर मुझे फोर्थ भी कोई अगर सेटअप करना है तो मैं यहाँ पे फोर्थ भी सेटअप कर सकता हूँ, एंड सो ऑन, एन नंबर ऑफ थिंग्स। तो दिस इज द फर्स्ट सेटअप जो मेरे को पहला सेटअप करना है कि मेरे को अगर मल्टीपल एड्रेसेस चाहिए तो मुझे मल्टीपल एड्रेसेस डालने पड़ेंगे। उसके बाद हम आते हैं मल्टीपल GSTs कैसे सेट कर सकते हैं। तो सेट ऑल्टर GST डिटेल्स के अंदर जब हम जाएंगे तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम हमारी GST की डिटेल सेटअप करते हैं, बेसिक जो डिटेल्स हमारी सारी सेटअप्स होती हैं हम वो यहाँ पे करेंगे। अब हम आते हैं यहाँ पे, जब हम अनेबल GST के ऑप्शन पे यस करते हैं तो हम यहाँ पे हमारे मल्टीपल GST रजिस्ट्रेशन बना सकते हैं। जैसे अगर आप मेरी टैली में देखेंगे तो पहले से 3 बने हुए हैं। तो अगर मैं राजस्थान का खोलूंगा तो ये राजस्थान में इसने बेसिक इन्फॉर्मेशन मेरे से पूछी कि आपकी स्टेट कौन सी है। सबसे ऊपर आपको यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि एक्टिव है कि इनएक्टिव है, फिर स्टेट कौन सी है, एड्रेस आपको कौन सा यूज करना है, प्राइमरी महाराष्ट्र का यूज करना है कि उत्तर प्रदेश का यूज करना है। तो राजस्थान में मैं प्राइमरी एड्रेस यूज करूंगा। मेरा रेगुलर कंपोजिशन होगी क्या है, वही सारी बेसिक सेटअप करने हैं, ई इनवॉइस की डिटेल्स और कहाँ कब क्या एप्लीकेबल है। जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ नीचे तो मुझसे पूछता है कि डू यू वांट टू क्रिएट अनदर GST रजिस्ट्रेशन। मैं इस पे यस करूंगा तो एक नई स्क्रीन खोल देगा। तो यहाँ पे मैं मेरा मल्टीपल GST का सेटअप कर सकता हूँ। अब सपोज करिए मेरा एक ऑफिस जो है वो गुजरात के अंदर है, तो मैं यहाँ पे गुजरात भी एक डाल दूंगा। उसमें मेरे को एड्रेस कौन सा यूज करना है, प्राइमरी करना है, कौन सा करना है, तो एक बार मैं बाय डिफॉल्ट प्राइमरी छोड़ रहा हूँ। मेरा रजिस्ट्रेशन रेगुलर था,
जीएसटी नंबर क्या है उसका वहां पे, तो मैं सपोज करिए उसका वहां पे कोई भी जीएसटी नंबर डाल दूंगा। ये क्योंकि मैंने यहाँ पे 10 यूज करा है जो कि गुजरात का नहीं, तो इसलिए इसने एरर दे दी। फिर मेरी वहां पे जीएसटी रिटर्न्स की पीरियोडिसिटी क्या है, मंथली है कि क्वार्टरली है। तो यहाँ पे इन्होंने ये ऑप्शन भी अच्छा दिया है कि मेरे को मेरी जीएसटी इसके अकॉर्डिंगली आपकी GSTR 1 का वो डेटा रिफ्लेक्ट होगा कि GSTR 1 फाइल करनी है कि IFF फाइल करनी है, तो मंथली है कि क्वार्टरली है, ई इनवॉइस एप्लीकेबल है कि नहीं है, ये सब मैं यहाँ पे सेटअप कर सकता हूँ। और जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये मेरा यहाँ पे सेटअप हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे 3 की जगह 4 मेरे जीएसटी ऐड हो गए हैं। तो कुछ नहीं, हमें एक सिंपल स्टेप करी कि हमने F11 करा, हम जीएसटी की सेटिंग्स में गए और हमें वहां पे जितने भी हमारे हमारे जितने भी स्टेट्स के अंदर या जितने जीएसटी हमारे थे हमने उसको यहाँ पे रजिस्टर्ड कर दिया है। अब सेकंड चीज आती है कि हमने रजिस्टर्ड तो कर दिया, अब हम इसकी एंट्रीज कैसे करेंगे, या हमें एंट्री करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो हम अगर सिंपली जाएंगे वाउचर्स के अंदर, या सबसे पहले हम देखते हैं कि वाउचर्स के अंदर जब हम जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे बाय ऊपर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो इसमें राजस्थान सिलेक्टेड है। अगर मैं यहाँ पे F3 प्रेस करूंगा, इफ आई प्रेस F3, तो ये मुझे यहाँ पे ऑप्शन दे देगा कि आपको राजस्थान के जीएसटी नंबर पे एंट्री करनी है कि किस नंबर पे एंट्री करनी है। तो इस फीचर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि आपको अलग अलग वाउचर टाइप्स बनाने की कोई सच नीड नहीं है। आप एक ही वाउचर टाइप के अंदर मल्टीपल जीएसटी की एंट्रीज कर सकते हो। तो आप यहाँ पे सपोज आई सेलेक्टेड कि मेरे को महाराष्ट्र के अंदर एंट्री करनी है, तो नाउ व्हेन आई एम डूइंग एन एंट्री इन महाराष्ट्र, तो लेट मी गो टू सेल्स। सो मैंने कहा कि मेरे को एक महाराष्ट्र में सेल्स की एंट्री करनी है। आप यहाँ पे एक नई चीज देखेंगे तो वो क्या है कि वाउचर नंबर्स, क्योंकि हर जीएसटी में मेरे को एक अपने सेपरेट वाउचर नंबर्स मेंटेन करने होते हैं। वाउचर नंबर्स मेरे रिपीट नहीं होने चाहिए। वाउचर नंबर से यहाँ पे मीनिंग है इनवॉइस नंबर्स मेरे। तो ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे राजस्थान में जो इनवॉइस नंबर है वही मेरा 01 जो राजस्थान में था वही 01 मेरा गुजरात में होगा और वही महाराष्ट्र में होगा। तो यहाँ पे वाउचर्स की सेटिंग के लिए भी कहा गया है कि वाउचर नंबर आप सेट कर सकते हैं। तो हम एक बार सबसे पहले देखते हैं कि वाउचर नंबर कैसे सेट होंगे। उसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, वाउचर टाइप्स में। तो हम एक बार वाउचर टाइप में जाते हैं। वाउचर टाइप में आई हैव टेकन सेल्स। अगर आप सेल्स में जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पे एक नया नया फीचर क्रिएट हो गया है, नया फीचर आ गया दैट यू वांट टू मेंटेन डिफाइन मल्टीपल नंबर्स इन द सेम वाउचर्स। आपको क्या मल्टीपल नंबर्स सेम वाउचर्स के अंदर डिफाइन करने हैं। जैसे ही आप इसको यस करेंगे तो एक नई सीरीज खुल जाएगी, एक नया पेज खुलेगा जहां पे आपको क्रिएट सीरीज। सो मैंने लिखा कि भैया मेरा सीरीज का नाम है, सपोज करें EFGH। अब एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक बहुत अच्छा फीचर जो आया है दैट इज दी नंबरिंग, कि मुझे नंबरिंग कैसे करनी है। हम इस नंबरिंग के कॉन्सेप्ट को एक बार बाद में समझेंगे लास्ट में कि कैसे ये नंबरिंग इंपॉर्टेंट है। हम जो पहले डिलीट करते थे वाउचर्स और फिर नंबरिंग चेंज हो जाती थी उसको कैसे कंट्रोल करना है। तो एक बार के लिए हमने यहाँ पे ऑटोमेटिक ले लिया, हमने कर दिया रिटेन ओरिजिनल इनवॉइस नंबर एंड सेव कर लिया। तो ये मेरी एक नई सीरीज बन गई है। इस सीरीज में अगर मैं चाहूं तो मैं एडवांस कॉन्फ़िगरेशंस भी कर सकता हूं। एडवांस कॉन्फ़िगरेशंस में वही मैं मेरे सारे प्रीफिक्स सुफिक्स जो मुझे सेट करने हैं, सपोज करिए मैं यहाँ पे मेरे प्रीफिक्स सेट कर देता हूँ कि इसमें हर जगह पे EFGH जो है मेरा प्रीफिक्स आना चाहिए, तो वो प्रीफिक्स सेट हो जाएगा। और Ctrl+A। तो मैंने यहाँ पे मेरे डिफरेंट वाउचर नंबर सेट कर लिए हैं फॉर डिफरेंट रजिस्ट्रेशंस, जिससे कि वो यूनिक रहे, वो डुप्लीकेट नहीं हुए। ठीक है, मैं चाहूं तो मैं यहाँ पे वाउचर नंबर जो है एक मतलब रजिस्ट्रेशन वाइज भी मैं यहाँ पे सेटअप कर सकता हूँ कि अगर मेरे को लगता है कि मुझे एक पर्टिकुलर डिफॉल्ट जीएसटी रजिस्ट्रेशन के ऊपर ये चाहिए कि मेरा जो ये वाउचर टाइप है ये इसी रजिस्ट्रेशन पे खुले, तो मैं वो भी यहाँ पे वाउचर टाइप में सेटिंग कर सकता हूँ। इसके लिए फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे को सेल्स के 4 वाउचर टाइप बनाने पड़ेंगे और चारों में मैं 4 जो मेरे जीएसटी नंबर है उनकी यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर लूंगा। तो दैट कैन बी एन ऑप्शन ऑल्सो। अब हम मूव करते हैं वापस से हमारे वाउचर पे। जब मैं वाउचर पे जाऊंगा और मैं जब सेल सेलेक्ट करूंगा, अब तो जैसे ही मैं सेल सेलेक्ट करूंगा और मैंने सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे आप देखेंगे एक नया मेरा वाउचर सीरीज चालू कर दी है इसने। उसमें उसने लिखा है कि ऑटोमेटिक है रिटेन ओरिजिनल। ये मेरा वाउचर सीरीज कैसे चलेगी उसका वो है। जैसे ही मैं EFGH को सेलेक्ट करता हूं तो आप देखेंगे उसमें ऊपर नंबर आ गया है EFGH 1, जो कि ऑटोमेटिक नंबरिंग मैंने सेट करी थी जिसका प्रीफिक्स EFGH था। इस तरीके से मैं हर रजिस्ट्रेशन पे अपनी अपनी एंट्रीज पोस्ट कर सकता हूं। सपोज करिए मैंने इस रजिस्ट्रेशन पे एक एंट्री पोस्ट करता हूं, सेल्स लेजर, मैंने सेल सेलेक्ट कर लिया।
ठीक है, मैंने एक आइटम सेलेक्ट कर लिया, कोई भी क्वांटिटी सेलेक्ट करी, उसकी रेट डाल दी, इसको मैं सेव कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे को जीएसटी का एरर दे रहा है क्योंकि मैंने जो जीएसटी के ऊपर रेट्स डाली हैं वो सही नहीं है। तो इसलिए मुझे यहाँ पे जीएसटी का एरर दे रहा है कि भाई आपके जो कॉन्फ़िगरेशन है और उसमें जीएसटी की मैचिंग नहीं हो रही है। ठीक है, तो इन दिस वे हम क्या कर सकते हैं कि हम अलग अलग जीएसटी वाउचर्स हमारे यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और ये जो हमारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन का वाउचर है ये सिर्फ सेल्स पे ही नहीं आता है, ये परचेज पर भी आएगा। अगर हम परचेज सेलेक्ट करेंगे तो भी ये मेरे से नंबरिंग पूछता है, और आप ऊपर देखेंगे तो राजस्थान रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट हो गया है। मुझे क्या करना है, F3 करना है। F3 करके मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो चेंज कर सकता हूँ कि मुझे उत्तर प्रदेश रजिस्ट्रेशन में एंट्री करनी है, तो ये उत्तर प्रदेश रजिस्ट्रेशन में एंट्रीज होगी। अब इन एंट्रीज को करने का फायदा क्या हुआ, इन एंट्रीज को मैंने करा तो उससे क्या रिजल्ट निकला, हम उसको देखते हैं। क्योंकि हमारा जो मेन पर्पस था वो था कि एक तो हम जब इनवॉइस क्रिएट करें तो उसमें पर्टिकुलर जीएसटी नंबर का इनवॉइस क्रिएट हुए। सेकंड, जब हम जीएसटी रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं तो हम अलग अलग जीएसटी रिटर्न्स की डेटा यहीं से निकाल सकें। तो हम सबसे पहले चलते हैं जीएसटी रिटर्न्स के देखने। तो हम जीएसटी रिटर्न्स में जैसे आप सब जानते हैं डीओ करेंगे तो यहाँ पे जीएसटी रिटर्न्स का पेज खुल जाता है। तो जैसे ही हम यहाँ पे खोलेंगे तो हम सबसे पहले GSTR1 पे जाते हैं। आप GSTR1 पे देखेंगे तो सबसे पहले आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे टॉप मोस्ट पे लेफ्ट साइड पे आपको दिख रहा है जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑल रजिस्ट्रेशन। मतलब यहाँ ये जो डेटा डिस्प्ले हो रहा है ये हमारे सारे रजिस्ट्रेशन का मिला के है, मतलब पूरी कंपनी का। हमारे जो चारों जीएसटी रजिस्ट्रेशन थे उन चारों का डेटा मिला के यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसका गुड पॉइंट क्या है कि मेरे को जब कंपनी एज एन होल देखना होता है, सारी पिक्चर देखनी होती है कंपनी एज एन होल, तो मुझे ये यहाँ पे पूरी कंपनी की बता देता है कि मेरी क्या GSTR1 के अंदर कितने टोटल बिल्स बने, उनमें कितनी टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है। अब क्योंकि मैं ऐसे तो जीएसटी रिटर्न्स फाइल नहीं कर सकता हूँ, जीएसटी रिटर्न तो मेरे को सबकी इंडिविजुअली ही फाइल करनी है। तो मेरे को जीएसटी रिटर्न फाइल करने के लिए मैं अगेन क्या करूंगा, F3 प्रेस करूंगा कि मेरे को किस एरिया की जीएसटी रिटर्न चाहिए। तो सपोज आई टेक राजस्थान, तो आप देखेंगे कि ऊपर ये चेंज हो गया, इसने मेरे को क्या ऊपर दिखा दिया, राजस्थान रजिस्ट्रेशन और उसका जीएसटी नंबर। राजस्थान जीएसटी नंबर के अंदर इसने मेरे को मई पीरियड की ये GSTR1 का डेटा शेयर कर दिया है। विथ कोई अगर एरर्स थी तो उसने एरर्स दिखा दी है, और नहीं तो ये राजस्थान का हो गया है। मैं चाहूं तो इसको एक्सपोर्ट करके यहाँ से JS1 के अंदर अब रिटर्न फाइल कर सकता हूँ। सिमिलर वे अगर मेरे को राजस्थान नहीं, मुझे तो महाराष्ट्र चाहिए थी, तो आई कैन गो एंड डू टेक फॉर महाराष्ट्र ऑल्सो। महाराष्ट्र के अंदर मेरा जो डेटा है उसके अंदर एरर आ रही है, तो इसने एरर दिखा रखी कि भैया यहाँ पे एरर है। आप ये देखेंगे महाराष्ट्र में मेरा जून के अंदर एक बिल था, तो वो जून के अंदर इसने बिल लिया है, और ये महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र के रजिस्ट्रेशन के अंडर में दिखा रहा है। तो दिस इज दी वे मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी अलग अलग GSTR1 को यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ। सिमिलर वे में मैं GSTR3B के साथ भी ऐसा ही करूंगा कि जब मैं GSTR3B पे जा रहा हूँ तो ये ऊपर मुझे ऑल रजिस्ट्रेशंस दिखाता है। मैं F3 करके यहाँ पे रजिस्ट्रेशंस चेंज भी कर सकता हूँ कि मुझे किसका देखना है, तो मेरे को राजस्थान की देखनी है तो ये राजस्थान की दिखाएगा। इसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पे जो एक और गुड फीचर दिया है कि जो हमारा प्रेजेंटेशन व्यू है GSTR3B के अंदर, वो हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे दो व्यू दे दिए हैं अब, दिस इज द रिटर्न व्यू, दिस इज द कि हमारे को नेचर व्यू दिया है कि ये कैसे दिखता है, एंड दिस इज द रिटर्न व्यू। अगर हम इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पे रिटर्न व्यू दिख रहा है कि हमें जो रिटर्न भरनी है उसके अंदर डेटा जो जाना है वो कैसे दिखेगा, क्या प्रेजेंटेशन उसकी रहेगी। तो इस तरीके से हम GSTR1 और 3B अलग अलग स्टेट्स की निकाल सकते हैं। तो ये तो हुई पहली टास्क कि हम GSTR1 और 3B अलग अलग स्टेट्स की निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, हम नॉर्मल GSTR1 3B पे जाएंगे तो वो बाय डिफॉल्ट सबकी दिखाएगा। F3 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे वो चारों स्टेट्स की दिखाएगा हमारे को। जैसे ही हम F3 प्रेस करते हैं तो एक गुड वाइब्स जो ऊपर ऊपर दिख रहा है, जो मेरी कंपनी का नेम है, इस पे मैं प्रेस करूंगा तो ये ऑल रजिस्ट्रेशंस की मेरे को डिटेल्स दिखा देगा। एक और बहुत अच्छा जो फीचर अब टैली प्राइम इस 3 में आया है, दैट इज दी साइंड। क्योंकि बहुत सारी बार प्रॉब्लम क्या होती थी हमारे साथ के अंदर कि हमने GSTR1 या 3B फाइल कर दी है, उसके बाद हमने टैली में डेटा चेंज कर दिया। अब टैली में डेटा चेंज कर दिया तो हमें प्रैक्टिकली पता ही नहीं होता था कि हमने टैली में डेटा चेंज किया है क्या, और जब हम बाद में रिकंसिलिएशन करने बैठते थे तो हमारा GSTR1 3B का डेटा और बुक्स का डेटा जो है वो मैच नहीं होता था।
तो उसके लिए टैली यहाँ पे अब क्या नया कॉन्सेप्ट लेकर आया कि मार्क्ड एज साइंड, कि जैसे ही आप अपनी जीएसटीआर 1 या 3 भी फाइल करते हैं तो आप उसको यहाँ पे मार्क्ड एज साइंड कर सकते हैं। मार्क्ड एज साइंड करने का फायदा क्या होगा कि मार्क्ड एज साइंड करने के बाद अगर आप कोई भी एंट्री करेंगे या कुछ भी चेंजेस करेंगे तो वो अनसर्टेन ट्रांजेक्शन्स में चल जाएगा। हम उसको प्रैक्टिकली लाइव एक बार समझते हैं कि वो कैसे होगा। तो सपोज मेरी यहाँ पे जीएसटीआर 3 भी जो अप्रैल मंथ की है, जो अप्रैल मंथ की मेरी यहाँ पे जीएसटीआर 3 भी है, वो यहाँ पर इसका ये है, और मैं इसको यहाँ पे मार्क्ड एज साइंड कर देता हूँ कि मैं इसको मार्क एज साइंड कर रहा हूँ। मार्क करंट रिटर्न एज साइंड, कि आपको करंट रिटर्न को साइन करना है, तो मैंने यस कर दिया। डू यू वांट टू कंटिन्यू, अगर आप इसके बाद कुछ भी चेंजेस करेंगे तो उसमें नहीं होगा, तो मैंने इसको मार्क्ड एज साइंड कर दिया है जो एरर्स थे उसके साथ में। So there's a question in the Q&A asking what shortcut did you use to change the state? Okay, so just the shortcut, the universal shortcut, whether you are in the voucher or whether you are in the GST reports or anywhere, the universal, जो इसका यूनिवर्सल शॉर्टकट है दैट इज दी F3। जैसे ही हम कीबोर्ड पे F3 को प्रेस करेंगे तो ये विंडो खुल जाएगी, इसमें आपके जितने भी रजिस्ट्रेशंस हैं, जीएसटी रजिस्ट्रेशंस हैं, उनकी लिस्ट आ जाएगी और आप यहाँ पे मूव कर सकते हो किसी भी रजिस्ट्रेशन पे। जैसे अगर यहाँ पे जो ऊपर गुड वाइब्स दिख रहा है दैट इज ऑल, अगर आपको पूरा डेटा देखना है तो यहाँ पे गुड वाइब्स पे करना पड़ेगा। रिस्पेक्टिव अगर आपको किसी भी जीएसटी नंबर का डेटा देखना है तो आप जिस भी रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे तो उसका डेटा दिख जाएगा। और ये सेम वाउचर में भी यही एप्लीकेबल है शॉर्टकट F3, और रिटर्न्स में भी यही शॉर्टकट एप्लीकेबल है। अब अगर आप मेरी अप्रैल की रिटर्न देखेंगे तो दैट हैज बीन मार्क्ड एज साइंड, कि मैंने अप्रैल की रिटर्न को मेरी साइंड मार्क कर दी है। मैं राजस्थान की रिटर्न खोल लेता हूँ जो कि यहाँ पे साइंड मार्क हो चुकी है, आपको दिखेगा यहाँ पे साइंड्स के डेटा हट गया है। अब अगर सपोज करें हम क्या करते हैं, कोई एक वाउचर जो है, एक कोई पर्टिकुलर वाउचर यहां से हम डिलीट कर देते हैं। तो ये कोई एक 3 अप्रैल का वाउचर है जीएसटी का 001 नंबर का, हम इसको क्या करते हैं यहाँ से डिलीट कर देते हैं कि हमने गलती से टैली में, हमने जीएसटीआर 1 फाइल कर चुके हैं, अब हमने टैली में इसको डिलीट कर दिया। तो पहले क्या होता था, जब हम टैली में डिलीट कर देते थे तो अब इसका कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होता था या हमें पता ही नहीं लगता था। जब ईयर एंड के ऊपर हम जाके रिकंसिलेशंस करते थे तो पता लगता था कि देयर इज अ मिसमैच। अब हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जो अनसर्टेन ट्रांजेक्शंस हैं, आप ये देखेंगे कि ये जो यहाँ पे आप देखेंगे तो जो एक ट्रांजेक्शन हमने डिलीट किया था वो अलग से यहाँ पे मार्क्ड हो गया है कि भैया ये ट्रांजेक्शन जो है आपका ये डिलीटेड है, डिलीटेड आफ्टर द साइंड रिटर्न, कि आपने जब रिटर्न फाइल कर दी थी उसके बाद आपने ट्रांजेक्शन डिलीट करा है। तो यहाँ से ये आपको हमेशा रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि भैया ये आप पोर्टल के ऊपर चढ़ा तो सके हो, बट पोर्टल पे अपलोड करने के बाद आपने टैली में से डेटा डिलीट कर दिया है। इसके अलावा भी एक गुड पार्ट क्या है कि ये आपने डिलीट तो कर दिया है, अब इस डिलीट को भी तो आपको जीएसटी पोर्टल पे अपडेट करना है, क्योंकि आप वहां पे एक सेल्स इनवॉइस चढ़ा चुके थे जिसका क्रेडिट आप पास ऑन कर चुके थे कस्टमर को। अब उसके बाद आपने टैली में से वो वाउचर ही डिलीट कर दिया है। तो आपको यहाँ पे एक और अच्छी फैसिलिटी क्या मिलती है कि आप यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हो इस करंट ट्रांजेक्शन्स को ऑल्सो। आप जब जीएसटी रिटर्न्स पे एक्सपोर्ट करने जाओगे और यहाँ पे पीरियड जो है अप्रैल चूज करोगे, 1/4 से 30/4 का जब आप पीरियड चूज करोगे अप्रैल, तो क्या होगा कि यहाँ पे आपको वो बताएगा कि एक आपका ऐसा वाउचर है जो कि आपको वहां पे एक्सपोर्ट करना है। तो आप इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट पे जब जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपका एक्सपोर्ट हो जाएगा और आप इसको कॉन्फ़िगर करके JSON में या जैसे भी आपको एक्सपोर्ट करना है आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं और आप इसको पोर्टल पे अपलोड कर सकते हैं। तो द गुड पॉइंट इज कि आपने अगर कोई भी चेंजेस करे हैं आफ्टर द रिटर्न हैव बीन मार्क्ड साइंड, वो अनसर्टेन ट्रांजैक्शंस में जाके खड़े हो जाएंगे। ये मैंने आपको एक डिलीट का केस बताया,
ऐसे अगर आप कुछ ऑल्टर करते हैं जिससे कि कोई HSN कोड या फिर टैक्स रेट चेंज हो जाती है, तो वो भी कहाँ जाके खड़ा हो जाएगा, ऑल्टर के अंदर जाके खड़ा हो जाएगा, अनसर्टेन ट्रांजेक्शन्स में जाके खड़ा हो जाएगा। अब इसके लिए एक और अच्छी जो नई चीज आई है वो क्या आई है, ट्रैक GST रिटर्न स्टेटस, कि आप GST रिटर्न स्टेटस को ट्रैक भी कर सकते हैं। आप जब इस रिपोर्ट को खोलेंगे तो ये रिपोर्ट दिखने में तो बड़ी येस नो दिख रही है, बट ये बहुत यूजफुल रिपोर्ट्स हैं। इसने हर रजिस्ट्रेशन के हमारा, तो अगर हम बात करें राजस्थान रजिस्ट्रेशन की, तो इसने बोला कि अप्रैल का जो GSTR 1 है उसमें क्या कोई करेक्शन नीडेड है। जो आपको पता हो तो हम जब नॉर्मली अभी क्या करते हैं, हम रिटर्न को खोलते हैं और उसमें जाके देखते हैं कि अनसर्टेन ट्रांजेक्शन्स या कौन से ट्रांजेक्शन्स मैच्ड नहीं है, तो वहां जाके हम देखते थे, तो हम उसको यहीं से देख सकते हैं कि किसी भी अगर किसी भी उसमें ट्रांजेक्शन में करेक्शन रिक्वायर्ड है तो वो आपको यहाँ पे येस दिखा देगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे राजस्थान वाले में तो नो आ रहा है, बट अगर आप महाराष्ट्र में देखेंगे तो यहाँ पे GSTR 1 के ट्रांजेक्शन में येस आ रहा है कि कुछ करेक्शन रिक्वायर्ड है, और मैं जैसे ही इसको क्लिक करूंगा तो मैं डायरेक्ट उस करेक्शन की स्क्रीन पे पहुंच जाता हूँ कि मुझे इसमें क्या करेक्शन करना है। तो इसने बोला मिसमैच है यहाँ पे, कि जो आपने टैक्स अमाउंट डाला है और जो टैक्स होना चाहिए था उसके अंदर मिसमैच है, आपने कुछ ना कुछ इस वाउचर के अंदर मॉडिफिकेशंस किए हैं, मैं इसको यहीं से ठीक कर सकता हूं। देन पेंडिंग फॉर एक्सपोर्ट, दिस पेंडिंग फॉर एक्सपोर्ट का क्या मीनिंग है कि आपने रिटर्न को एक्सपोर्ट करी है कि नहीं करी है अभी तक। देन द इंपॉर्टेंट थिंग इज एक्सेप्शंस इन रिकंसिलिएशन, अगर कोई एक्सेप्शन है रिकंसिलिएशन में तो वो दिखेंगे। एंड देन पेंडिंग टू बी साइंड, जैसे हमने GSTR 3B को साइन कर दी थी तो आप ये देखेंगे कि ये नो आ रही है, और यहाँ पे यस आ रही है कि ये GSTR 1 जो है अभी तक पेंडिंग टू बी साइंड है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मार्क्ड एज साइंड का ऑप्शन आपको विजिबल दिख रहा है। आप इसको जैसे ही क्लिक करेंगे और साइंड करेंगे तो आप ये देखेंगे यहाँ पे इसका स्टेटस चेंज हो गया कि नो, नाउ इट हैज बीन साइंड। और जैसे ही साइन करने के बाद कुछ चेंज करेंगे तो वो आपको यहाँ पे, जैसे ही आप यहाँ पे इसको साइंड करेंगे तो अब इसके बाद कोई भी करेक्शन होगा, कोई भी चेंज होगा तो यहाँ पे इसका स्टेटस जो है वो येस हो जाएगा। हम इसको एक बार वापस से देख लेते हैं कि ये कैसे येस होगा। अगर हम किसी भी वाउचर में जाके कुछ भी चेंज करेंगे अगर मैं इस वाउचर में चेंज करूंगा तो वो मेरे को यहाँ पे करेक्शन के लिए बोल देगा कि यहाँ पे करेक्शन रिक्वायर्ड है। अब तो दिस वे आप यहाँ पे सारी अपने GST रिटर्न्स का ट्रैक कर सकते हैं स्टेटस। जितने हमारे 4 रजिस्ट्रेशन थे GST के, चारों का रजिस्ट्रेशन का स्टेटस आपको यहाँ पे मिलता रहेगा कि आपने कोई भी करेक्शन रिक्वायर्ड है तो करेक्शन, कोई एक्सेप्शन है तो एक्सेप्शन, या रिटर्न जो है वो साइंड है कि नहीं है। सो दिस वाज कि हम मल्टी GST कैसे मेंटेन कर सकते हैं एक ही टैली के अंदर। तो अगर हम इसको थोड़ा सा क्लोज करने के लिए एक बार वापस समझे तो हमें क्या करना है, हम प्रेस 11 करेंगे तो हमें मल्टीपल एड्रेसेस पे जाके हमें एड्रेसेस मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं। उसका पर्पस क्या होगा कि जब भी हम इनवॉइस बनाएंगे तो इनवॉइस के अंदर हम मल्टीपल एड्रेस जो हमारी इच्छा हो वो सेलेक्ट कर सकते हैं और उसका प्रिंट दे सकते हैं, तो हम हर GST का यहाँ पे इनवॉइस ढंग से बना पाएंगे। फिर F11 में हम GST डिटेल्स को ऑल्टर करके हम n नंबर ऑफ हमारे GST रजिस्ट्रेशन, जितने भी GST रजिस्ट्रेशन है उनको वहां पे लिस्ट कर सकते हैं। वाउचर टाइप्स में जाके हम वाउचर की सीरीज को चेंज करेंगे कि अगर हमें एक सिंगल वाउचर टाइप चलाना है तो हम हर GST नंबर के लिए अलग अलग सीरीज को यहाँ पे लिस्ट आउट कर दें। हम वाउचर टाइप में हमें एक ऑप्शन मिलेगा कि जहाँ पे हम एक सिंगल GST के लिए एक सिंगल वाउचर टाइप भी रख सकते हैं। तो सपोज आई हैव मेड सेल्स राजस्थान, तो मैं वहां पे नीचे जाके सेलेक्ट कर लूंगा कि भैया ये मेरे राजस्थान के रजिस्ट्रेशन के लिए काम आएगा, तो देन बाय डिफॉल्ट इट विल बी सेलेक्टेड फॉर दैट, एंड बाय डिफॉल्ट उसका जो सीरीज है वो वैसे ही चलेगी। फिर हम टैली के अंदर वाउचर क्रिएट करेंगे। वाउचर क्रिएट जब हम कर रहे हैं, हमें अगर वहां पे रजिस्ट्रेशन चेंज करना है तो हमें क्या करना है, F3 प्रेस करना है और रेलिवेंट रजिस्ट्रेशन हमें सेलेक्ट करना है जिसकी हम एंट्री पोस्ट कर रहे हैं। अब हम GST रिटर्न्स में जाके हमारा GST रिटर्न देखेंगे। GST रिटर्न में जब हम DOG सेक्शन में जाते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो GST की रिपोर्ट शो हो रही है वो हमें पूरे GST की शो होती है। हम F3 प्रेस करके अलग अलग GST की रिपोर्ट्स ले सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, चेंजेस भी कर सकते हैं। हमारा एक न्यू फीचर आया है ट्रैक रिटर्न GST का, ट्रैक रिटर्न स्टेटस का, जो हमने भी पूरा डिटेल में डिस्कस किया। अगर हमने रिटर्न फाइल करने के बाद उसको साइंड मार्क कर दिया है
तो उसके बाद अगर कोई भी चेंजेस होंगे तो वो अनसर्टेन उसमें दिखेंगे, जिसको हम अकॉर्डिंगली उस पर हमें जो भी रेक्टिफिकेशन का एक्शन लेना है वो हम ले सकते हैं। इफेक्टिव डेट फॉर द पर्पस ऑफ रिटर्न कैन बी गिवन, इसको हम अभी थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं कि हम इस इफेक्टिव डेट को भी कैसे यूज कर सकते हैं। फिर एक और इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर एक जो और इंपॉर्टेंट चीज है जो काम आएगी वो क्या आएगी कि सपोज आज की डेट में, क्योंकि ये फीचर तो टेली प्राइम 3 में अब आया है, अब इसके पहले अगर आप दो अलग अलग कंपनीज, तीन अलग अलग कंपनीज मेंटेन कर रहे थे अलग अलग जीएसटी नंबर की, सपोज करो मैं आज महाराष्ट्र की, उत्तर प्रदेश की और राजस्थान की अलग अलग जीएसटी की टैली मेंटेन कर रहा था, अब टेली प्राइम 3 आ गया है, तो क्या मैं इनको मर्ज कर सकता हूं? तो यस यू कैन मर्ज, आपको कुछ नहीं करना, आपको ट्रांजेक्शंस और वो एक्सपोर्ट करने हैं वहां से मास्टर्स एंड ट्रांजेक्शंस, और आपको एक नई टैली के अंदर तीनों के मास्टर्स को इंपोर्ट कर देना है। टैली प्राइम 3 सारी की सारा ये जो हमने अभी जितना भी समझा है वो सारा का सारा वहां पे मैनेज कर लीजिए। तो इन दिस वे आप मर्ज भी कर सकते हो अपनी कंपनीज को, ताकि आप टैली प्राइम 3 में एक ही सिंगल टैली यूज कर पाओ। तो दिस वाज कि हम मल्टी जीएसटी को कैसे यूज कर सकते हैं टैली प्राइम 3 में। कोमल, any questions for particularly for this or shall we move next? या कुछ इसमें और एड ऑन कुछ रह गया हो या कोई क्वेश्चन हो ऐसा? So I'm not sure if this is relevant to multiple GST, and I think somebody is written, if we delete any entry after signing an export, after that, what is the effect on the GST portal? And in which month correction done on the GST portal? तो मैं इसका आंसर कर देता हूँ कि आपने अगर एक बार जीएसटी रिटर्न फाइल कर दी है जीएसटी पोर्टल के ऊपर और उसके बाद आप टैली में आके आपने कोई भी चीज डिलीट करी है, तो पोर्टल को अपने आप तो पता लगेगा नहीं कि टैली में से डिलीट हो गई है। इसलिए जब भी आप डिलीट करेंगे तो जो हमने अभी एक सेक्शन देखा था कि जहां पे हमारे को वो एक अलग से रिफ्लेक्ट करी हुई दिखती है कि हमारी रिटर्न के अंदर कुछ ना कुछ डिलीट हुआ है। अगर हम पर्टिकुलरली देखें, अभी हमने किसी ना किसी उसमें डिलीट किया था, तो आपको यहाँ पे एक अलग से सेक्शन मिलता है डिलीट का, और ये जो डिलीटेड वाउचर है आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो जेसॉन में, जो आप अपने रेलिवेंट अगले नेक्स्ट पीरियड में जब भी आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसके साथ में आप इसको फाइल कर सकते हो। तो आप उसको जब फाइल करेंगे तो वो अपने आप वहां से उसका इंपैक्ट पोर्टल पे ले लेगा। तो दिस कैन बी दी वे, वरना ऑटोमेटिकली कभी भी पोर्टल को पता नहीं लग सकता है कि आपकी टैली के अंदर जाके कोई एंट्री डिलीट हो गई है। तो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टास्क और दिस, तो चैट जीपीटी ने जब ये समझा कि बेसिकली कि हाँ GSTR 1 3B ये मैं अलग अलग मेरे बिजनेसेस की एक ही टैली से फाइल कर सकता हूँ, तो ये तो चलो ठीक है, बट मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है जब मैं कंप्लायंस करता हूँ या मंथली रिटर्न फाइल करता हूँ तो मैं 2A 2B का रिकंसिलिएशन कैसे करूँ। अभी मैं मेरी तीनों जीएसटी रिटर्न डेटा जो है वो एक्सेल में निकालता हूँ, 2A को एक्सेल के अंदर निकालता हूँ और फिर मैं उसके बाद के अंदर उसको फाइल करता हूँ, और उसके बाद भी मेरे को पूरा लॉग रखना पड़ता है कि कौन सा मेरा किसकी मैंने इनपुट ले ली है, किसकी नहीं ली है, कौन सा मेरा GSTR 1 के अंदर बिल चले गया था, कौन सा रह गया था, मुझे इसका पूरा लॉग रखना पड़ता है। तो क्या टैली प्राइम 3.0 इसका भी कोई सॉल्यूशन लेकर आया है? तो प्रैक्टिकली अगर हम देखें आज चैलेंजेस जो हम अभी डिस्कस करा कि हमें अलग अलग पहले डाउनलोड करना पड़ता था JSON में, फिर उसको एक्सेल में कन्वर्ट करना पड़ता था, फिर हम एक्सेल के अंदर उसको या किसी और सॉफ्टवेयर में उसका रिकंसिलिएशन करते थे, हम लॉग्स मेंटेन कर रहे थे, फिर भी हम एक्यूरेसी से रिजल्ट्स को मैच नहीं कर पा रहे थे, और टेकिंग जो हमारे लिए करेक्टिव एक्शन लेना एक चैलेंज बन रहा था। तो ये सारे हम चैलेंजेस अभी फेस कर रहे थे। नाउ टैली प्राइम 3.0 में जो फीचर नया आया है दैट इज कि आप GSTR 2A 2B और 1 का रिकंसिलिएशन विद इन टैली कर सकते हो, जिससे आपके ये सारे चैलेंजेस मीट आउट हो जाएंगे। तो हम उसको प्रैक्टिकली टैली में देखते हैं कि हम उसको टैली में कैसे कर सकते हैं। तो ये हम हमारी टैली के अंदर वापस आ गए। अब हमने GSTR 1 फाइल कर दिया, हमने उसको साइंड मार्क कर दिया, बट अब हमें GSTR 1 का रिकंसिलिएशन करना है, जो कि अभी जैसे सर कह रहे थे ना कि डिलीट हो गया कैसे पता लगे। तो जब हम रिकंसिलिएशन करते हैं तो जब भी पता लगता है कि हमने वहां पे कितने वाउचर्स चढ़ाए थे और हमारे यहाँ पे कितने वाउचर्स दिख रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, GSTR 1 रिकंसिलिएशन के लिए हम सबसे पहले GSTR 1 रिकंसिलिएशन में जाते हैं। तो नाउ सपोज ये मेरा एक मे का डेटा है सिंपल, जो मेरी मे की जो GSTR रिटर्न फाइल्ड होती है 1 फाइल होती है वो बिल्कुल ये सेम वे में आपको भी दिख रहा है। इसके अंदर अभी कोई भी GSTR 1 इंपोर्टेड नहीं है। तो हम सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, हम GST पोर्टल पे जाएंगे, GST पोर्टल पे जाके GSTR 1 2A और 2B की JSON फाइल्स जो है
उसको डाउनलोड कर लेंगे और एक पर्टिकुलर फोल्डर में सेव कर देंगे। उसके बाद हमें टैली पे आके GSTR रिको में आना है। यहाँ पे हम इंपोर्ट में जब जाएंगे तो हमारे को GST रिटर्न्स इंपोर्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। GST रिटर्न्स इंपोर्ट में वो सबसे पहले हमसे पूछेगा भाई कौन से GST नंबर के आपको रिकंसिलिएशन करना है, क्योंकि आपके पास मल्टी GST भी हो सकते हैं। तो सपोज यहाँ पे मैंने एक राजस्थान रजिस्ट्रेशन का मेरा सेलेक्ट किया, मैंने बोला मेरे को किसका करना है, GSTR 1 का करना है रिकंसिलिएशन। इसका डेटा कहाँ पड़ा है, इसने मेरे से पूछा, तो आई हैव सिलेक्टेड कि मेरा इसका डेटा कहाँ पड़ा है। तो मेरा मई 2023 का जो डेटा था वो मैंने सेलेक्ट करा। इसमें GSTR 1 की फाइल का जो फॉर्मेट था वो अपने आप आ गया एंड आई हैव एक्सेप्टेड इट। एज सुन एज आई एक्सेप्ट, इसने मेरा ये डेटा इंपोर्ट करना चालू कर दिया है टैली के अंदर, जो GSTR 1 का डेटा JS1 के अंदर आया था पोर्टल पे से। तो ये कुछ सेकंड्स कुछ लेगा, उसमें ये इंपोर्ट हो जाएगा। ये आपको मंथली बेसिस के ऊपर आपको JS1 निकाल के मंथली बेसिस पे अपलोड करनी पड़ेगी। तो अप्रैल की अलग करेंगे, मई की अलग करेंगे, GSTR 1 अलग करेंगे, 2 अलग करेंगे। बट द गुड पार्ट इज कि इसके अंदर जो भी रिकंसिलिएशन होना है वो टैली के अंदर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आपको कोई बाहर अदर सॉफ्टवेयर या एक्सेल या कोई और यूटिलिटी मेंटेन करने की जरूरत नहीं। मोहित जी, एक रिक्वेस्ट आई है कि थोड़ा सा स्लो अगर आप कर सकते हैं रिकंसिलिएशन वाली फीचर, कि somebody is having trouble catching up. Yeah. ठीक है, तो मैं अभी ये जो आगे चल रहा है इसको स्लो करता हूँ। उसमें पीछे अगर किसी का कोई स्पेसिफिक कोई अगर क्वेरी है कुछ है तो अपन उसको एट द एंड वापस रीटेक कर लेंगे। ठीक, ओके। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जैसे ही हमने GSTR 1 को इंपोर्ट करा, इंपोर्ट करने के लिए मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, आप पोर्टल के ऊपर से GSTR 1 को इंपोर्ट पहले डाउनलोड करेंगे JS1 के अंदर, उसको एक पर्टिकुलर फोल्डर में रखेंगे। जब आप DOG सेक्शन के अंदर मतलब आपके GST रिपोर्ट्स के सेक्शन के अंदर आएंगे तो वहां पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा GSTR 1 रिकंसिलिएशन। GSTR 1 रिकंसिलिएशन पे जब आप क्लिक करके पीरियड सेलेक्ट करेंगे, अप्रैल है तो अप्रैल या जो भी वो खुलेंगे, तो ये आप देखेंगे कि ये आपकी जो GSTR 1 थी ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो चुकी है और इसके अंदर टोटल जो वाउचर्स आए हैं दैट आर 249 वाउचर्स जो कि इसने इंपोर्ट करे हैं। अब जैसे ही आप इंपोर्ट करके देखेंगे तो यहाँ पे आपकी इसका पिक्चर चेंज हो गई है। क्या हो गया, नीचे एक ब्लू लाइन ऐड हो गई है। पहले यहाँ पे ब्लू लाइन नहीं थी, अब यहाँ पे ब्लू लाइन ऐड हो गई है। तो ये जो ब्लू लाइन है ये क्या डिपिक्ट करती है कि आपके पोर्टल के ऊपर क्या डेटा था, B2B का क्या डेटा था, B2C का क्या डेटा था, सबका डेटा क्या था, क्रेडिट नोट्स का क्या डेटा था, वो पर्टिकुलर सबके नीचे आ गया है। और उसके आगे आप देखेंगे स्टेटस भी आ रहा है कि ये यार रिकंसाइल्ड है, ये भी रिकंसाइल्ड है और ये भी रिकंसाइल्ड है। इसका मतलब इस पीरियड की मेरी GSTR 1 के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। आप देखेंगे ये सब कुछ रिकंसाइल्ड ऑटोमेटिकली इसने कर दिया कि भैया सारे फिगर्स, सारे मेरे जो इनवॉइस नंबर्स थे और थे वो सब मैच हो रहे हैं, तो इसने ऑटोमेटिकली इसको रिकंसाइल कर दिया है। तो इससे हमने देखा कि हमें इंपोर्ट कैसे करना है। मैं एक बार इंपोर्ट का जो प्रोसेस है वो वापस से बता देता हूँ। डाउनलोड फाइल करने के बाद में आप यहाँ पे GST रिटर्न्स पे जाएंगे। GST रिटर्न्स में जाने के बाद आप रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट करेंगे, आपको कौन से रजिस्ट्रेशन पे करनी है, किसके लिए करनी है, 1, 2A, 2B, आपका पाथ क्या है, और पाथ के बाद में फाइल को सेलेक्ट करेंगे तो ये इंपोर्ट कर लेगा। आपको कोई कन्वर्ट नहीं करनी है, कुछ नहीं करनी है, जैसी पोर्टल से फाइल आई है बस उसको सेव करनी है। अब यही हमें कोई दूसरे पीरियड के लिए, जो अप्रैल का पीरियड था हमारा जहाँ पे हमने एक इनवॉइस डिलीट किया था, उसको देखते हैं। तो अगर आप यहाँ पे ये देखेंगे कि जहाँ हमने इनवॉइस डिलीट किया था, तो अब ये क्या कह रहा है कि मेरे बुक्स के अंदर तो 211 इनवॉइसेस हैं, बट मेरे पोर्टल के ऊपर कितने इनवॉइसेस गए हुए हैं, 213। और ये स्टेटस क्या दिखा रहा है, अनरिकंसाइल्ड। राइट साइड में आप देखेंगे एक स्टेटस दिखा रहा है दैट इज अनरिकंसाइल्ड। ये अनरिकंसाइल्ड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 213 थे और यहाँ पे 211 ही रह गए। नीचे आप जब B2C देखेंगे तो वो रिकंसाइल्ड दिखा रहा है क्योंकि वो पूरा मैच्ड है। तो अब अगर हमारे को ये देखना हो कि भाई यहाँ पे ये जो डिफरेंस आया ये क्या आया, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो ऊपर आ गया कि अवेलेबल ऑन पोर्टल। मतलब ये 2 इनवॉइसेस ऐसे हैं जो कि सिर्फ पोर्टल के ऊपर अवेलेबल है, हमारी टैली के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो इन्होंने यहाँ पे उसको रिफ्लेक्ट कर दिया है। और ये इन्होंने यहाँ पे बता भी दिया है कि डिलीटेड इन दी बुक्स, डिलीटेड इन दी बुक्स, कि आपने इसको डिलीट कर दिया है बुक्स में से। तो इन दिस वे इसने ऑटोमेटिकली रिकंसाइल करके पकड़ के आपको प्रॉब्लम भी बता दी कि भाई ये जो 2 इनवॉइसेस थे आपने इसको टैली में से डिलीट कर दिए हैं।
तो आप इसको पोर्टल पे या तो इसका रेक्टिफिकेशन करना है जो करिए, या फिर अगर टैली में गलती से डिलीट हो गए हैं तो आप इसकी एंट्रीज टैली के अंदर वापस से करिए। तो इन दिस वे आप GSTR 1 का हर महीने का रिकंसिलिएशन बहुत इजीली कर सकते हो। अब सपोज करिए कि यहाँ पे एक कोई वाउचर नया ऐड हो जाता। अभी GSTR 1 की हम बात करते हैं कि अगर GSTR 1 में अगर सपोज करें कोई एक वाउचर नया ऐड हो जाता, जो हम अभी प्रैक्टिकली कर लेते हैं, नया वाउचर ऐड करते हैं। तो हमने सपोज करें एक सेल्स का एक नया वाउचर सेल्स का कोई भी एक हम नया वाउचर ऐड कर लेते हैं। F3 करा हमने, हमें किस में करना है, राजस्थान में करना है। पार्टी का नेम ले लिया हमने, सपोज करें कोई भी, हमने सेल्स लेजर में सेल्स सेलेक्ट कर लिया। हमने एक कोई आइटम सेलेक्ट करा, हमने उसका CGST सेलेक्ट करा, हमने उस पर SGST सेलेक्ट करा, और हमने ये एंट्री की डेट जो है वो हमने कर दी 1 अप्रैल, कि हम 1 अप्रैल के अंदर कोई एक नया वाउचर ऐड कर रहे हैं जिसके हम GST रिटर्न भी फाइल कर चुके हैं, जिसका हम सब कुछ कर चुके हैं। तो अब हमने इसको सेव कर दिया। अब क्या होगा, जो हमने पहले भी देखा था, जब हम DOG सेक्शन में जाते हैं, हम ट्रैक रिटर्न स्टेटस में जाएंगे। अब आप ट्रैक रिटर्न स्टेटस के अंदर जब जाएंगे और इसको आप देखेंगे, तो आपका जो राजस्थान का GST रजिस्ट्रेशन है, जो ये राजस्थान का GST रजिस्ट्रेशन आ रहा है, उसके अंदर उसने क्या बोला, 1 और 3B में करेक्शन रिक्वायर्ड है। 1 और 3B में जो करेक्शन रिक्वायर्ड है वो क्या रिक्वायर्ड है, कि आपने यहाँ पे कोई ना कोई वाउचर्स ऐड करे हैं, ये सेल्स के वाउचर्स आपने ऐड करे हैं जो कि रिटर्न के अंदर नहीं गए हैं, और रिटर्न जो है हमारी वो मार्क्ड हो चुकी है। जैसे हमने ये अभी ऐड करा और ये कि मैंने कोई पहले ऐड करा था, तो यहाँ पे इसने रिफ्लेक्ट कर दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि जब हम रिकंसिलिएशन करने जाएंगे, अब जब हम इसका रिकंसिलिएशन करेंगे राजस्थान का GSTR 1 का, तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे ये इनवॉइसेस और हैं जो कि प्रैक्टिकली आपने नहीं दिए हैं। ये रहे, ये 2 इनवॉइसेस तो आपके डिलीटेड हैं, और ये आपके वो इनवॉइसेस जो आपने अभी नए बनाए थे ABCD वाले, जो कि नहीं गए हैं। मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि अब मुझे ये कब लेने हैं, मई या जून की रिटर्न के अंदर जब मैं फाइल करूंगा, तो मुझे ये जब अपलोड करने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने अप्रैल की रिटर्न के अंदर इनको अपलोड नहीं करा है। तो एक बार हम सिनेरियो वापस से समझते हैं। हमारी अप्रैल की GST रिटर्न जा चुकी थी, बट बाय मिस्टेक टैली के अंदर हम कोई एक बिल अपलोड करने से मिस कर गए थे। तो अब हमने क्या करा, टैली पे मिस कर गए थे, तो हमने जब पोर्टल पे अपलोड करा तो पोर्टल पे भी नहीं गया। अब हमने क्या करा, टैली में उसको छड़ा दिया, बट अप्रैल की रिटर्न तो जा चुकी थी। तो अब प्रैक्टिकली क्या होगा, ये जून की रिटर्न के अंदर जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे उसकी एक इफेक्टिव डेट सेट कर सकते हैं कि भाई ये जो मेरा वाउचर है, मुझे इसको कहाँ पे ले जाना है। आप देखेंगे राइट साइड के अंदर एक मेरे को इफेक्टिव डेट दिख रही है, तो मैं इसको सेलेक्ट करके कि भैया मेरे को इसको कब लेके जाना है, मेरे को जून में लेके जाना है, कि मेरे को ये जून की रिटर्न में जाए। तो मैंने इसको यहाँ पे 30/6 कर दिया, तो मेरा ये वाउचर कहाँ मूव हो गया, जून की रिटर्न में। आप नोट कीजिएगा कि सिर्फ फॉर द पर्पस ऑफ GST रिटर्न ये वाउचर जून की रिटर्न में गया है। इनवॉइस डेट उसकी क्या रहेगी, 1 अप्रैल ही रहेगी, इनवॉइस डेट चेंज नहीं होगी। अब अगर हम जून की रिटर्न में जाएंगे, यहाँ पे अब अगर हम जून की रिटर्न में जाते हैं कि जून की रिटर्न में क्या वो इनवॉइस दिखने लग गया है, तो हम यहाँ से जून की रिटर्न में जाएंगे। आप जब जून की रिटर्न में जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा वो इनवॉइस की एक इनवॉइस है, ये देखेंगे आप, ये जो इनवॉइस है इसमें, सॉरी ये नहीं है, हम GSTR 1 में गए, ये आपको यहाँ पे ये एंड एक इनवॉइस 1 अप्रैल का जो इनवॉइस है, आप ये देखेंगे इसकी डेट जो आ रही है वो क्या आ रही है, 1 अप्रैल की डेट आ रही है।
1 अप्रैल की डेट का इनवॉइस मेरा जून में शिफ्ट हो गया, क्योंकि मैं अप्रैल के अंदर इसको जीएसटी रिटर्न में फाइल करना भूल गया था। आप इसकी स्टेटस यहाँ पे जब सेट इफेक्टिव डेट देखेंगे तो इसकी इफेक्टिव डेट सेट क्या हुई है 30 जून, तो इसलिए ये मेरे को जून की डेट में दिख रहा है। बट अगर आप इसका डेट देखेंगे कि इनवॉइस की डेट क्या है, इनवॉइस की अगर आप ऊपर डेट देखेंगे तो वो 1 अप्रैल की है। तो इन दिस वे अगर हमारा कोई ट्रांजेक्शन छूट जाता है जीएसटी रिटर्न्स में जाने से, तो हम उसको आगे इफेक्टिव डेट करके उसको फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी हम उसको आगे मूव कर सकते हैं। तो ये हमारा जब हम जीएसटीआर 1 का रिकंसिलिएशन करेंगे या 2A 2B का रिकंसिलिएशन करेंगे तो ये काम आएगा। तो प्रैक्टिकली 2A 2B के रिकंसिलिएशन में कैसे काम आता है कि हमने इनपुट किसी का ले लिया था, मतलब हमने बेसिकली परचेज इनवॉइस किसी का छड़ा दिया था, बट उसने पोर्टल पे अपलोड नहीं करा। जब हम उससे बात करते हैं तो वो कहता है कि हम पोर्टल पे अपलोड करना भूल गए या उसने रिटर्न लेट फाइल करी, तो हमें उसका क्रेडिट कब मिलेगा, नेक्स्ट मंथ में। तो हम क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर इनवॉइस को क्रेडिट लेने के लिए नेक्स्ट मंथ में शिफ्ट कर सकते हैं। एक हम प्रैक्टिकली जीएसटीआर 2A का रिकंसिलिएशन भी यहाँ पे करके देखते हैं, 2A या 2B का किसी का एक का। तो लेट्स डू इट कि हम 2B का करते हैं। अभी ये मई मंथ का हमारा खुला हुआ है, हम क्या करेंगे मई मंथ का 2B यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे सबसे पहले। तो मैं इंपोर्ट पे जाऊंगा, जीएसटी रिटर्न्स राजस्थान, राजस्थान में मेरे को क्या करना है 2B इंपोर्ट करनी है। जो भी जिस पाथ पे वो 2B का मेरा डेटा रखा हुआ है वहां से मैं लूंगा और इसको मैं इंपोर्ट का प्रोसेस रन कर दूंगा। अगेन जो जीएसटीआर 2B है वो जो जेएसऑन पोर्टल से डाउनलोड होता है वो सेम था। इसने बोला 80 काउंट था, 80 मैंने इंपोर्ट कर दिए हैं। और ये हमारा इसने रिकंसिलिएशन का जो स्टेटस था वो यहाँ दिखा दिया कि आपके उसमें 77 वाउचर्स थे, मेरे पास 80 वाउचर्स आ रहे हैं। और यहाँ पे इसने ब्रेकअप भी कर दिया है। आप देखेंगे कि रिकंसाइल्ड जो है 59 तो मेरे रिकंसाइल्ड आ रहे हैं, 28 मेरे जो अनरिकंसाइल्ड आ रहे हैं उसमें से एक तो मिसमैच है, अवेलेबल ओनली ऑन बुक्स। ये 17 ऐसे हैं जो कि सिर्फ बुक्स में अवेलेबल है, पोर्टल पे चढ़ाए नहीं है सामने वाले ने। अब प्रैक्टिकली पोर्टल पे सामने वाले ने नहीं चढ़ाए तो क्या हो सकता है कि उसने पोर्टल पे उसने रिटर्न लेट फाइल करी हो या उसने हमारा जीएसटी नंबर अपडेट नहीं करा हो पोर्टल पे। तो हम उससे जब बात करेंगे तो वो क्या कहेगा, मैं नेक्स्ट पीरियड में अपडेट कर दूंगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इन सबको यहाँ पे मल्टीपल भी सिलेक्ट करा जा सकता है। सपोज करो मैंने इन इनवॉइसेस को मल्टीपल सिलेक्ट करा और मैंने इसकी सेट जीएसटी की इफेक्टिव डेट जो है उसको सेट कर दी। इसकी इफेक्टिव डेट मुझे क्या लेनी है 30 जून कि भैया जून में मैं इसका इनपुट लूंगा, मैं जुलाई अभी मई के अंदर इसका इनपुट नहीं लूंगा। तो आप देखेंगे कि मेरी लिस्ट में से वो 7 जो इनवॉइसेस मैंने सेलेक्ट करे थे वो नेक्स्ट पीरियड में मूव हो गए हैं। तो इन दिस वे मैं मेरा जो 2B का रिकंसिलिएशन है वो बड़ा इजीली कर सकता हूँ कि कौन से सिर्फ मेरी बुक्स में दिख रहा है, कौन सा सिर्फ मेरे पोर्टल पे दिख रहा है। अब अगर आप अदर देखेंगे तो अदर्स में क्या है कि अवेलेबल ओनली ऑन पोर्टल, ये वाले कौन से इनवॉइसेस है जो सिर्फ पोर्टल के ऊपर अवेलेबल है, मतलब हमने बुक्स के अंदर एंट्री नहीं करी है। तो हमें यहाँ से चेक करना है कि क्या हमें सही में ये हमारे बिल्स हैं, इनका हमें इनपुट लेना है। तो हम हमारी टैली में उस हिसाब से इसकी एंट्रीज पोस्ट कर सकते हैं। जैसे ही हम एंट्री पोस्ट करेंगे ये इसको रिकंसाइल कर देगा। कुछ आपको जो इंपॉर्टेंट फीचर्स यहाँ पे ध्यान रखने हैं वो क्या फीचर्स हैं कि कई बार बहुत सारी जगह पे क्या होगा नंबर्स में डिफरेंस आएगा, मतलब नंबर बोले तो डेसिमल्स के अंदर, या 1 रुपए 2 रुपए का डिफरेंस आएगा जिसके कारण ये बाय डिफॉल्ट उसको मिसमैच में खड़ा कर देंगे। उस चीज को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना है, F12 का फीचर है। F12 में जब हम जाएंगे तो हम यहाँ पे क्या सेट कर सकते हैं कि हमारे को कितने रुपए का डिफरेंस इग्नोर करना है। हम इसमें जब यहाँ पे यस करेंगे और हम यहाँ पे डिफरेंस कि हमें कितने रुपए का डिफरेंस को इग्नोर करना है। तो सपोज ऐसे कि मुझे तो 5 रुपए तक का जो डिफरेंस है उसको इग्नोर करना है। किस में इग्नोर करना है, टैक्स में, टैक्सेबल वैल्यू में कि किस में। तो मैंने कहा सब में। ग्रेटर और लेस, बड़ा हो या छोटा हो, तो मैंने कहा बोथ। तो ये अकॉर्डिंगली उसको यहाँ पे कंसिडर करके हमारे को रिजल्ट शो करेगा कि जो भी ट्रांजेक्शन ऐसे थे जिसमें 5 रुपए से कम का डिफरेंस होगा उसको ये ऑटोमेटिकली रिकंसाइल्ड कर देगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे स्टेटस क्या आ रहा है, एक मिसमैच का आ रहा है, एक ओनली इन बुक्स, एक ओनली इन पोर्टल। और ऐसे ही अगर कोई और रिकंसिलिएशन में डिफरेंस होगा तो वो भी यहीं पे लिस्ट आउट हो जाएगा। आप उस पर्टिकुलर पोर्शन को खोल के जो भी करेक्टिव एक्शन लेना है वो आप एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो इन दिस वे आप 2B का रिकंसिलिएशन बहुत इफेक्टिव कर सकते हो। 2B और 2A का दोनों का रिकंसिलिएशन। इसमें एक अच्छा पार्ट ये है कि आप इसको
एक महीने से ज्यादा भी अगर ओपन करना चाहें कि मेरे को तो 1/4 से 31 मई का दोनों का एक साथ ओपन करना है, जब आप इसको करेंगे तो ये आपको ऐसे दिखाएगा कि करंट पीरियड में कितने आपके मिसमैचेस हैं और पुराने पीरियड में कितने आपके मिसमैचेस हैं। आप यहाँ पे देखेंगे मिसमैच इन रिटर्न पीरियड, एक नया ऑप्शन आया जो भी आपको नहीं दिख रहा था। ये मिसमैच इन रिटर्न पीरियड क्या है कि आपने तो वो कब चढ़ाया है बिल, मई के अंदर, जबकि सामने वाली पार्टी ने कब चढ़ा दिया था, अप्रैल के अंदर ही। आप यहाँ पे डेट्स देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि सामने वाली पार्टी ने तो कोई मई में चढ़ाया था, आपने अप्रैल में चढ़ा दिया, या अप्रैल में चढ़ाया था मई में चढ़ाया था। तो जहाँ रिटर्न पीरियड में डिफरेंस है वो भी इसको यहाँ पे अलग से हाईलाइट करके ला देगा। तो इन दिस वे आपके जो भी 2A का रिकंसिलिएशन 2B का रिकंसिलिएशन है वो बहुत इफेक्टिव हो जाता है और बहुत फास्ट हो जाता है। आपका जितना भी ट्रैक रिकॉर्ड है, जो भी लॉग्स है, वो भी आप टैली में इटसेल्फ मेंटेन कर सकते हो। आपको उसके लिए कोई और दूसरी प्लेटफॉर्म यूज करने की जरूरत नहीं। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये सपोज आपने ये फाइल्स अपलोड करी, आपने यहाँ पे 2A 2B की फाइल अपलोड करी, बट गलती से आपसे कोई गलत फाइल अपलोड हो गई, या सपोज करें अप्रैल के मंथ में मई की फाइल अपलोड हो गई या जून की फाइल अपलोड हो गई या कोई मिस्टेक हो गई, तो क्या कोई एक ऑप्शन है कि मैं इस रिकंसिलिएशन को रीसेट भी कर सकता हूँ? तो यस, यहाँ पे एक अच्छा ऑप्शन है कि हम इस रिकंसिलिएशन को रीसेट भी कर सकते हैं। तो इसको ध्यान से देखिए कैसे कर सकते हैं। हमें F1 हेल्प जो एक राइट साइड में दे रखा है टॉप राइट पे, उस पे जाना पड़ता है F1 हेल्प में। वहां पे ट्रबल शूटिंग करके एक ऑप्शन आता है। ट्रबल शूटिंग में हम जब जाएंगे तो वहां पे एक आता है रीसेट जीएसटी डेटा, कि आपको किस पीरियड का जीएसटी डेटा जो है वो रीसेट करना है। जैसे मैं इस जीएसटी पीरियड को रीसेट करने जाऊंगा तो किस रजिस्ट्रेशन का करना है, राजस्थान का करना है जी, कब से कब तक का करना है, तो मैंने कहा था मेरे को 1 मई से 31 मई तक के पीरियड का जो रजिस्ट्रेशन का जो मैंने पोर्टल से डेटा अपलोड किया था उसको रीसेट करना है। तो वो कर सकता हूँ। मेरे को बैकअप लेना है क्या, तो मैं एक बार के लिए अभी नो कर रहा हूँ एंड आई प्रेस यस। जैसे ही मैं इसको करूंगा तो एक अपना प्रोसेस रन करेगा जिसके अंदर की मेरा जो भी मैंने यहाँ पे पोर्टल से डेटा अपलोड किया, मतलब रिकंसिलिएशन के अपलोड किया था, सब कुछ रिमूव कर देगा ये। तो इन दिस वे अगर हमसे कोई फाइल गलत ऐड हो जाती है या गलत अपलोड हो जाती है तो हम उसको रीसेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे 328 वाउचर्स थे जो कि इसने पूरे के पूरे रीसेट कर दिए हैं, और अब ये हमारी एक बार के लिए कंपनी का डेटा जो है उसको अपडेट कर रहा है। जैसे ही हुआ इसने हमें मैसेज दे दिया, और अगर अब आप वापस जाके देखेंगे मई का डेटा में, तो आपके सामने ये मई का डेटा है जिसके अंदर वो जो नीचे ब्लू मार्क जो फिगर्स आ रहे थे वो डेटा नहीं आ रहा है क्योंकि इसने रिमूव कर दिया है। तो इन दिस वे अगर हमारे को कभी रीसेट करने की भी जरूरत पड़ती है तो हम जिस भी पर्टिकुलर पीरियड का चाहें तो हम डेटा रीसेट भी कर सकते हैं। तो दिस वाज कि हमारे को जीएसटीआर 2A 1 और 2B का रिकंसिलिएशन कैसे करना है। तो अगर हम देखें तो हमें क्या करना है कि हमें इंपोर्ट जीएसटीआर 1 2A 2B पोर्टल से इंपोर्ट करना है फॉर ऑल जीएसटीएन। उसके हमारे को जीएसटी रिकंसिलिएशन के सेक्शन में जाना है, वहां जाके हमें उस डेटा को इंपोर्ट कर देना है। जो पोर्टल से इंपोर्ट हो रहा है डेटा वो वैसे की वैसे ही रहेगा, और वो हमारे को रिकंसिलिएशन में नीचे ब्लू लाइन में दिखेगा। ब्लैक लाइन में जो आ रहा है दैट इज जो हमारा डेटा था, बुक्स का डेटा, और ब्लू लाइन में जो आ रहा है वो पोर्टल का डेटा होगा। हम मैनुअल स्टेटस भी ट्रांजेक्शन्स का सेट कर सकते हैं। सपोज कोई ट्रांजेक्शन टैली बाय डिफॉल्ट अनरिकंसाइल्ड दिखा रहा है, हम उसको रिकंसाइल करना चाहते हैं तो हम वो मैनुअली भी सेट कर सकते हैं। ये जो ऑप्शन है मैं एक बार आपको वापस से दिखा दूंगा ये कैसे आप इसको सेट कर सकते हैं। तो एक बार हम टैली पे वापस चलते हैं। जो हमें मैनुअल रिकंसिलिएशन अगर किसी का सेट करना हो तो वो हम कैसे सेट कर सकते हैं उस पर एक बार देखते हैं। तो हम एक बार अप्रैल मंथ का डेटा खोलते हैं। अब अगर मेरे को इस डेटा को यहाँ पे मिसमैच को सेट करना है तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, और यहाँ पे एक नीचे राइट साइड के ऊपर ऑप्शन आता है सेट जीएसटी स्टेटस। तो बाय डिफॉल्ट ये कह रहा है जो सिस्टम ने ऑटोमेटिकली लिया है वो दिख रहा है। अब आप इसका अगर मैनुअली चेंज करना चाहते हो तो आप मैनुअली चेंज कर सकते हो। मैनुअली में क्या कर सकते हो, इसको एक्सक्लूड कर सकते हो, इसको मिसमैच भी कर सकते हो और इसको रिकंसाइल्ड भी करते हो।
तो सपोज आई हैव सेलेक्टेड फॉर अ रिकंसाइल्ड, तो ये ऑटोमेटिकली इसने रिकंसाइल्ड कर दिया और उसको यहाँ पे 1 ही रह गया अब ये। अब अगर आप इसको भी करना चाहते हो तो आप सेट जीएसटी स्टेटस, आप सेट जीएसटी स्टेटस पे जाएंगे, इसको भी यहाँ पे रिकंसाइल चाहते हैं अपन तो रिकंसाइल कर देंगे, तो यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, ये दोनों के दोनों ट्रांजेक्शन्स मेरे ऊपर रिकंसिलेशन में चल जाएंगे कि ये रिकंसाइल्ड है यहाँ पे। तो इन दिस वे अगर मेरे को कोई भी मैनुअल भी सेट करना है स्टेटस, कई बार क्या होता है कि कुछ कंफ्यूजन के कारण, कोई डिफरेंसेस के कारण ये अनरिकंसाइल्ड दिखा रहा है, तो हम उसको मैनुअली भी सेट कर सकते हैं। F12 के फीचर्स को अगर हम यूज करेंगे तो F12 में फीचर्स को यूज करके हम उसमें ये भी सेट कर सकते हैं कि हमें कितने रुपए तक के डिफरेंसेस को इग्नोर करना है। हम मल्टी जीएसटी के लिए भी रिको परफॉर्म कर सकते हैं एंड हम इफेक्टिव डेट का यूज कर सकते हैं टू ट्रांसफर इनवॉइसेस फ्रॉम वन टैक्स पीरियड टू अनदर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू, ये बहुत जरूरी एक फीचर है जब हम जीएसटीआर 2B का रिकंसिलेशन करते हैं, क्योंकि जीएसटीआर 2B के अंदर सपोज हमने बुक्स में छड़ा रखा था, सामने वाले नहीं छड़ा रखा, तो हम उसको सेलेक्ट करके नेक्स्ट रिटर्न पीरियड में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दिस इज ये इसमें जीएसटीआर 1, 2A, 2B के अंदर जो जो चीजें या फीचर्स मुझे लगा विच इज रियली यूजफुल फॉर अस, वो मैंने एक्सप्लेन करें। हो सकता है कुछ रह गए हों या कुछ ऐसे हों जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुए, तो मीनवाइल जब भी होंगे वी विल कीप ऑन डिस्कसिंग। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आई कि मिस्टर चैट जीपीटी को तो समझ आएगी कि मेरा यहाँ जीएसटी का जो सारी प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व हो गई है। तो वो चैट जीपीटी है, ही डज नॉट स्टॉप फ्रॉम आस्किंग द क्वेश्चंस। तो अब उसने मेरे को बोला कि क्या कोई ऐसा तरीका भी है कि हम क्यूआर कोड या हमारे पेमेंट गेटवे का जो लिंक्स है वो हम इनवॉइसेस के साथ या लेजर आउटस्टैंडिंग जब हम पार्टी को शेयर कर रहे हैं हम वो शेयर कर सकें, क्योंकि हमने प्रैक्टिकली ये देखा है कि जब भी हम क्यूआर कोड शेयर करते हैं या ऐसा कोई मोड होता है जहां पे पेमेंट बहुत इंस्टेंट हो सकता है तो हमारी रिकवरी फास्ट होती है। तो प्रैक्टिकली आज की तारीख में क्या चैलेंजेस थे, टैली के अंदर क्यूआर कोड ऐसे डायरेक्ट देने का तरीका नहीं था, तो सामने वाले को क्या करना पड़ता था कि वो बैंक अकाउंट ऐड करता था, हमारा बैंक अकाउंट ऐड करके पेमेंट करता था, तो वो एक बहुत ही टीडियस टास्क होता था और टाइम कंज्यूमिंग टास्क होता था। तो उस कारण से हमारा जो पेमेंट था वो भी डिलेड हो जाता था। तो उसको रिजॉल्व करने के लिए टैली ने एक बहुत ही अच्छा फीचर लेकर आया, दैट इज दी पेमेंट और दी क्यूआर कोड, कि हम क्यूआर कोड को जो है हम इनवॉइसेस के साथ में, लेजर्स के साथ में, जब जहां चाहे हम पार्टी के साथ में शेयर कर सकते हैं, जिसको यूज करके वो पेमेंट कर सकता है। तो आइए देखते हैं कि इसकी हमें टैली के अंदर क्या सेटिंग करनी पड़ेगी, कैसे हम इसको टैली में लाइव कर सकते हैं और ये कैसे हम सबके लिए यूजफुल है, क्योंकि ये सब की हमारे सब बिजनेसेस में ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत अच्छी चीज है जिससे हमारी रिकवरी फास्ट हो सकती है हमारे पेमेंट्स की। तो हमें अगेन सबसे पहले क्या करना है, हम F11 फीचर को प्रेस करेंगे। जब F11 पे जाएंगे तो आपको एक अदर्स में नीचे राइट साइड पे एक नया ऑप्शन मिलेगा, दैट इज अनेबल पेमेंट रिक्वेस्ट। पेमेंट अगर आपको क्यूआर कोड के लिए यहाँ पे करना है तो आप इसको अनेबल करेंगे, यस जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे आपको क्रिएट का ऑप्शन दे देगा। आपका जो भी यूपीआई आईडी है आप उसको यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। सपोज करें नेम हम डालते हैं, यहाँ पे मेरी एयू बैंक की कोई यूपीआई आईडी है। 3 ऑप्शन अभी है, पेयू, रेजर पे एंड यूपीआई। इन फ्यूचर जैसे जैसे एड ऑन होते जाएंगे तो आपको यहाँ पे लिस्ट लंबी होती जाएगी, जैसे जैसे टैली का टाई अप होता जाएगा तो यहाँ पे लिस्ट लंबी होती जाएगी। एज ऑफ नाउ पेयू, रेजर पे और यूपीआई 3 ऑप्शन है। पेयू और रेजर पे में अगर आपको करना है तो यहाँ पे आपको एक मर्चेंट आईडी मिलती है जो कि पेयू और रेजर पे देंगे। आईडी आपको यहाँ पे डालनी पड़ती है, जैसे ही मैं पेयू सेलेक्ट करूंगा तो मर्चेंट आईडी और मेरा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर कौन सा है वो डालना पड़ता है। ये मर्चेंट आईडी जो होती है 6 डिजिट की एक मर्चेंट आईडी होती है जो आपको पेयू और रेजर पे देंगे। एज ऑफ नाउ क्योंकि हमारे पास में कोई ऐसी मर्चेंट आईडी नहीं है, तो और नॉर्मली हर बिजनेसमैन के पास कोई जरूरी नहीं कि ऐसी मर्चेंट आईडीज हो, तो कोई डोंट वरी, वी हैव एन ऑप्शन ऑफ यूपीआई। कुछ नहीं करना है, हमें यूपीआई डालना है, हमारी यहाँ पे यूपीआई आईडी डालनी है और हमें हमारी बिजनेस का नेम डालना है और इसको सबमिट कर देना है। सिंपली इतने से स्टेप में हमारा एक जो पेमेंट गेटवे है वो यहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे एक रजिस्टर्ड कर रखा है, मेरी एयू बैंक की यूपीआई आईडी है, यूपीआई ये है, यूपीआई आईडी का मेरा ये मेरी यूपीआई आईडी है और मेरी कंपनी का नेम जो है वो ये है। ये मैंने रजिस्टर्ड कर दिया यहाँ पे, सिंपली कुछ नहीं करा है, नथिंग एल्स। मैंने अभी कोई और कॉन्फ़िगरेशंस नहीं करी है।
जैसे ही मैं इसको रजिस्टर्ड करता हूं, इतने से रजिस्ट्रेशन करने के बाद मुझे कुछ नहीं करना होता। मेरी जो ये टॉप रो है उसके ऊपर एक एक्सचेंज का एक ऑप्शन दे रखा है। इस एक्सचेंज के ऑप्शन में आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे एक नया ऑप्शन मिल गया है, दैट इज जनरेट पेमेंट लिंक और क्यूआर कोड। जैसे ही आप इस पे जाएंगे तो सपोज कोई मेरी एक पार्टी है ए इन्फोटेक, मुझे इसका जनरेट करना था। इसका ये ऑटोमेटिकली अमाउंट उठा लाया। ये अमाउंट कहां से उठा के लेकर आया? जो भी उसकी आज की तारीख में आउटस्टैंडिंग थी, ये उसका अमाउंट यहाँ पे उठा के ले आया। और मैं जैसे ही इसको प्रेस करूंगा तो ये मुझे क्या कहेगा, डू यू वांट टू जनरेट क्यूआर कोड, और उसको आपको वो जो पर्टिकुलर इनवॉइसेस हैं क्या उसके साथ में सेव भी करना है। तो मैं इसको यस करूंगा। इसने मेरे क्यूआर कोड जनरेट कर दिए हैं बहुत सक्सेसफुली। तो अब अगर हम लेजर में जाएंगे उसके, तो लेट्स गो इन दिस लेजर। आप इस लेजर में इस इनवॉइस का क्या क्यूआर कोड बना हुआ है, लेट्स चेक दिस। तो हम कंट्रोल पी करेंगे। कॉन्फ़िगरेशंस में अगर आप देखेंगे तो एक आपको ऑप्शन मिलेगा मेथड ऑफ पेमेंट रिक्वेस्ट। यहाँ पे आपको नॉट एप्लीकेबल लिंक, लिंक एंड क्यूआर कोड और क्यूआर कोड। लिंक जो है वो जब आप किसी भी पेयू या उसके थ्रू मर्चेंट आईडी के थ्रू करेंगे तो आपको लिंक भी मिलेगा, आप उस लिंक को भी यूज कर सकते हैं। अभी के लिए हम क्यूआर कोड सेलेक्ट करेंगे और हम प्रीव्यू करके देखते हैं। तो आप प्रीव्यू करके देखेंगे तो आप देखेंगे तो यहाँ पे कि आपका क्यूआर कोड रिफ्लेक्ट हो गया है। एंड गुड पॉइंट इज कि ये कोई ऐसा नॉर्मल क्यूआर कोड नहीं है कि आदमी इसको सेलेक्ट करेगा फिर उसमें बिल का अमाउंट डालेगा और फिर करेगा। ये जो क्यूआर कोड बना है ये पर्टिकुलर इस बिल के अमाउंट जितना ही बना है। अगर आप इसको प्रैक्टिकली स्कैन करके देखेंगे, कोई भी अगर टेस्ट करना चाहते हो तो आप इसको आपके मोबाइल में जो क्यूआर कोड स्कैनर होता है उससे स्कैन कीजिए। आप स्कैन करेंगे तो ये डायरेक्टली आपको ले जाएगा और इतने ही अमाउंट से, जो इस बिल का अमाउंट है 11,800 है कितने रुपए, उतने रुपए का ही ये क्यूआर कोड क्रिएट हुआ है। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है जिसमें हम हर इनवॉइस के साथ में, हर उसके साथ में ये क्यूआर कोड शेयर कर सकते हैं। तो हमने इस पार्टी के 2 इनवॉइसेस थे और दोनों इनवॉइसेस का क्यूआर कोड एक साथ बनाया था। तो आप यहाँ पे भी देखेंगे तो ये क्यूआर कोड क्रिएट हो गया है। ये जो क्यूआर कोड क्रिएट हुआ है 2 रुपए कुछ पैसे का क्रिएट हुआ होगा। तो इन दिस वे क्यूआर कोड क्रिएट कर सकते हैं। तो एक तरीका क्यूआर कोड क्रिएट करने का क्या था हमारे पास के अंदर, कि हम एक्सचेंज में जाएं, एक्सचेंज में जाके यहां जाएंगे और क्यूआर कोड अदर्स क्रिएट करके नेम ऑफ पार्टी डालेंगे और क्यूआर कोड। एक ऑप्शन तो ये था। दूसरा ऑप्शन हमारे पास में क्या था, सपोज हमें मल्टीपल क्यूआर कोड क्रिएट करने हैं कि हमने 100 सेल्स इनवॉइस बना रखे, अब सबके क्यूआर कोड क्रिएट करने हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, डे बुक में जाएंगे और सपोज करें यहाँ पे हम सेल्स में जाते हैं। तो मेरी ये जो जैसे सपोज करें ये 4 सेल्स हैं, 5 सेल्स है, मुझे इन 5 के क्यूआर कोड जनरेट करना है। तो मुझे कुछ नहीं करना, इनको सेलेक्ट करना है। इनको सेलेक्ट करके जब मैं ऑल्ट जेड करूंगा या एक्सचेंज पे जाऊंगा और यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगा तो ये मुझसे पूछा करंट के करने कि अदर्स के करने। तो यहाँ पे मैं क्या सेलेक्ट करूंगा, करंट, कि जो मैंने सेलेक्ट कर रखे हैं मुझे इनके क्यूआर कोड जनरेट करने हैं रिस्पेक्टिवली इन सबके इनवॉइसेस के। तो ये करंट पे सेलेक्ट करूंगा, ये बोलेगा भैया ये 4 आपकी पार्टीज हैं, इनका इतने इतने रुपए का अमाउंट है। ये अमाउंट कहां से है, तो ये सेल्स का अमाउंट था। मैं यस करूंगा, एक्सेप्ट करूंगा, डू यू वांट टू जनरेट अ क्यूआर कोड। ये चारों के क्यूआर कोड जनरेट कर देगा। यहाँ पे चारों के क्यूआर कोड जनरेट करके उनके इनवॉइसेस में ऑटोमेटिकली सेव हो जाएंगे। तो क्यूआर कोड जनरेट करना कोई टफ काम नहीं रहा है। देखिए आपको सक्सेस का स्टेटस आ गया कि 4 क्यूआर कोड मैंने जनरेट कर दिए हैं, सक्सेस मैसेज हैज बीन डिस्प्लेड। तो मुझे ऐसे कितने ही क्यूआर कोड जनरेट करने हो, मैं यहाँ से सेलेक्ट डे बुक से सेलेक्ट करके क्यूआर कोड क्रिएट कर सकता हूँ। तो ये तो एक तरीका था। अब सपोज करें मेरे को किसी की लेजर आउटस्टैंडिंग भेजनी है और उसकी लेजर आउटस्टैंडिंग के अंदर हो सकता है कि उसके बहुत सारे बिल्स हो, बहुत सारे इनवॉइसेस हो, तो मुझे उन सबका क्यूआर कोड बना के एक साथ भेजना है। मैं अलग अलग नहीं भेजना चाहता कि उसके 5 इनवॉइसेस बाकी है तो मैं 5 इनवॉइसेस का क्यूआर कोड अलग अलग भेजूं। तो सपोज करें एक ये पार्टी है, अब मुझे इसका क्यूआर कोड भेजना है कि इसका जो भी आउटस्टैंडिंग है बैलेंस, इसका जितने भी रुपए का आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, सपोज 7,11,000 रुपए जो इसके आउटस्टैंडिंग है, उसका क्यूआर कोड एक साथ चल जाए। तो मैं वो भी कर सकता हूं। मुझे क्या करना पड़ेगा, करंट पे जाऊंगा तो देखिए आशा इलेक्ट्रॉनिक्स 7,11,000 रुपए का ये क्यूआर कोड बनाएगा। इसको मैं एक्सेप्ट करूंगा, एक्सेप्ट जैसे ही करूंगा तो ये क्यूआर कोड इसने क्रिएट कर दिया है। अब ये क्यूआर कोड कैसे जाएगा, इसके
पूरे 7,11,000 रुपए एक साथ। अगर हम इसको प्रिंट करेंगे, प्रीव्यू करेंगे, जैसे ही हम इसको प्रीव्यू करने जाएंगे तो क्यूआर कोड के लिए मेरे से पूछेगा। मैंने जैसे ही क्यूआर कोड जनरेट किया, तो ये देखिए इस लेजर के साथ में नीचे इसका क्यूआर कोड भी आ गया है, और इस क्यूआर कोड का फिगर कितना होगा, जितना मेरा क्लोजिंग बैलेंस आउटस्टैंडिंग है। तो इन दिस वे मैं बहुत सारी तरीके से क्यूआर कोड्स को क्रिएट कर सकता हूं, जो कि बहुत यूजफुल है। कि जैसे मेरे को पूरे लेजर आउटस्टैंडिंग का भेजना हो, मुझे बहुत सारे इनवॉइसेस का क्रिएट करना हो, मुझे कोई पर्टिकुलर इनवॉइस का क्रिएट करना हो, मेरे को किसी से कोई एडवांस पेमेंट मंगाना है, तो मैं उसका भी क्यूआर कोड क्रिएट कर सकता हूं। नाउ हमने एक बार क्यूआर कोड क्रिएट कर लिया और हमारे को पेमेंट रिसीव्ड हो गया इस पेमेंट, तो हम उसका रिकंसिलेशन कैसे कर सकते हैं, तो टैली ने उसका भी ध्यान रखा है। हम क्या करेंगे, एक लेजर क्रिएट करेंगे। लेजर क्रिएट करा हमने, सपोज करें पेमेंट गेटवे के नाम से। अब जब भी मेरे को कोई रिसिप्ट होगी, तो मैंने एक लेजर क्रिएट करा पेमेंट गेटवे के नाम से। मैंने उसका, मेरे को अंडर हेड क्या रखना है, या तो बैंक अकाउंट या करंट एसेट्स। तो मेरे को यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा, बिहेव दिस एज अ पेमेंट गेटवे लेजर। मुझे इसको यस कर देना है, मतलब कि यस ये मेरा एक पेमेंट गेटवे का लेजर है, इसको यस कर दूंगा। यस करके जैसे ही मैं सेव करूंगा तो एक लेजर बन गया। अब वेनेवर मेरे को कोई भी पैसा रिसीव होता है, तो मैं इस पेमेंट गेटवे के अंदर पैसा रिसीव करता जाऊंगा। और गोइंग फर्दर, मतलब इसके बाद अब मेरे को उसका रिकंसिलेशन भी करना है। तो मैंने सपोज करो इसका डाल तो दिया कि इससे मेरे को पेमेंट रिसीव हो गया, बट क्या मैं इसको रिकंसाइल भी कर सकता हूँ मेरे पेमेंट गेटवे की रिपोर्ट से? तो यस, मुझे क्या करना पड़ेगा, वो जो मेरा पर्टिकुलर पेमेंट गेटवे है उसको लॉगिन करना पड़ेगा। जैसे पेयू है या कोई भी है, रेजर पे है, वहां रिपोर्ट सेक्शन के अंदर एक सेटलमेंट रिपोर्ट निकलती है, उसको मुझे एक्सेल के अंदर डाउनलोड करना पड़ेगा। एक्सेल के अंदर डाउनलोड करने के बाद जैसे हम बैंक रिकंसिलेशन करते हैं, वैसे यहाँ पे पेमेंट का रिकंसिलेशन का ऑप्शन भी अवेलेबल है। हम गो टू में जाएंगे, यहाँ पे हम पेमेंट रिकंसिलेशन को सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा पेमेंट रिकंसिलेशन। किसका करना है, इस पेमेंट गेटवे का करना है। यहाँ आके मैं क्या करूंगा, उस फाइल को, जो फाइल मैंने वहां से इंपोर्ट करी है, मैं उसको पेमेंट गेटवे स्टेटमेंट में जाके यहाँ पे इंपोर्ट कर दूंगा। यहाँ पे अभी जो फॉर्मेट सपोर्टेड है दैट इज एक्सएलएस फॉर्मेट, उस एक्सएलएस फॉर्मेट को मैं यहाँ पे अपलोड करूंगा। तो ये मुझे यहाँ पे बैंक, जैसे हम बैंक रिकंसाइल करते हैं वैसे ये पेमेंट गेटवे को भी रिकंसाइल करके दे देगा। तो दीज आर दी फीचर्स जो एक पेमेंट गेटवे के पूरे फीचर्स लाए हैं। हम इसको अगर एक बार नटशेल में देखें तो हमें क्या करना है, सबसे पहले पेमेंट गेटवे की प्रोफाइल क्रिएट करनी है। एक्सचेंज जो ऊपर एक हमारे ऑप्शन होता है जिसकी शॉर्टकट ऑल्ट जेड भी होती है, वहां जाके हम किसी का भी क्यूआर कोड क्रिएट कर सकते हैं। हम डे बुक में जाके भी मल्टीपल क्यूआर कोड क्रिएट कर सकते हैं। लेजर बैलेंस का भेजना है हमें किसी को कंप्लीट आउटस्टैंडिंग का, तो वहां से भी भेज सकते हैं। एडवांस का भी भेज सकते हैं। हम इन क्यूआर कोड को इनवॉइसेस पे भी प्रिंट कर सकते हैं, लेजर आउटस्टैंडिंग पे भी प्रिंट कर सकते हैं। अगर हमें ये देखना हो कि हमें किन किन रिपोर्ट्स का, या हमें एक रिपोर्ट देखनी हो किन किन का हम क्यूआर कोड जनरेट कर चुके हैं, तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, डे बुक में जाना पड़ता है। डे बुक में जब हम कंट्रोल बी करते हैं तो वहां पे एक ऑप्शन मिलता है पेमेंट रिकॉर्ड्स ऑन विच क्यूआर कोड जनरेटेड। अगर हम उसको सर्च करेंगे तो उनमें जिन जिन का भी हमने क्यूआर कोड बना रखा है और हमने क्लाइंट्स को शेयर कर रखा है उसकी एक लिस्ट आ जाएगी। हम पेमेंट गेटवे के लेजर का रिकॉन भी कर सकते हैं, रिसिप्ट रिकॉर्ड करके हम इंपोर्ट पेमेंट गेटवे स्टेटमेंट भी कर सकते हैं, जो अभी हमने देखा। तो इन दिस वे ये पूरा पैकेज आया है जिससे हमारी जो पेमेंट गेटवे, जो हमारे क्यूआर कोड लिंक, इनकी जो प्रॉब्लम थी, जो हम लोगों को शेयर नहीं कर पा रहे थे, उसका एक पूरा कंप्लीट रिजोल्यूशन हुआ है। और ये बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, बहुत स्मूथली वर्क कर रहा है, एंड इट इज ट्रेमेंडस वर्क डन बाय टैली टीम ऑन दिस, जिसके ये रिजल्ट्स हमारे को दिख रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट कि हमें क्यूआर कोड की क्या सेटिंग्स करनी है, कैसे हम पेमेंट जो है पेमेंट के लिए क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं। नाउ कमिंग अगेन कि चैट जीपीटी ने बोला कि अच्छा यार ये सब तो अच्छा है, आपने इतनी सारी चीजें कर दी, पर क्या मैं कोई फिल्टर्स भी क्रिएट कर सकता हूँ? क्या मैं कोई रिपोर्टिंग टैली में बड़े इजीली कर सकता हूँ? क्योंकि मुझे आज की तारीख में जब मैं फिल्टर्स लगाता हूँ या कोई रिपोर्ट यूज करता हूँ, यूज करनी पड़ती है कि मैं डेटा निकालता हूँ फिर मैं एक्सेल के अंदर सारे काम करता हूँ। तो प्रैक्टिकली हमें क्या चैलेंजेस आते थे आज की तारीख में, कि जो करंट जो हमारी टैली प्राइम 3.0 के पहले की जो हमारी टैली वर्जन है उसके अंदर जो फिल्टर्स हैं वो बहुत स्मूथ नहीं थे। उसको लगाने के लिए एक ट्रिकी माइंड जो होता था, एक फ्रेशर जो होता था वो फिल्टर्स को यूज नहीं कर पाता था।
फिर वो क्या करता था, टैली के डेटा को एक्सपोर्ट करता था एक्सेल के अंदर, और एक्सेल के अंदर फिर वो डिफरेंट फिल्टर्स लगाता था। बट टैली हैज अगेन कम अप विद अ ग्रेट सॉल्यूशन। टैली ने अपने अंदर इनबिल्ट करा है, दैट इज द टैली गूगल, जो बेसिकली इफ वी टॉक कि टैली में जो गूगल है वो आ गया। जैसे हम गूगल के ऊपर कुछ भी सर्च करते हैं और रिजल्ट आता है, तो इफेक्टिवली टैली ने भी सेम करा है कि टैली के अंदर अगर कहीं पे भी कुछ भी है, इनफैक्ट जो नहीं दिख रहा है उसको भी अगर आप सर्च करोगे तो टैली उसका रिजल्ट देता है। ये बहुत अच्छा एक फीचर है। इसको हम प्रैक्टिकली अगर लाइव देखें तो सपोज करें हमारा एक डे बुक में जाते हैं हम। अब डे बुक में सपोज करें कि कोई भी एक XYZ पर्टिकुलर एंट्री थी, इसके अंदर हम यहाँ पे लिख देते हैं टैली प्राइम 3.0। आई डोंट नो मैं किस एंट्री में लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ। अभी मेरी पूरी डे बुक है एक, सपोज करें मैं 1 अप्रैल से पूरी डे बुक खोल लेता हूँ जितनी ट्रांजेक्शन्स थे। अब मुझे ये सर्च करना है कि मेरे कहीं पे भी इस वाउचर के अंदर कहीं पे कुछ भी अगर ऐसा यूज हुआ है तो मुझे उसका रिजल्ट चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ता है, कुछ नहीं करना पड़ता। राइट साइड में जो ये अप्लाई फिल्टर है, आई विल क्लिक ऑन दिस अप्लाई फिल्टर। अप्लाई फिल्टर के अंदर मैं क्या करूंगा, लुक फॉर। तो मैंने बोला भाई मेरे को क्या लुक फॉर करना है, टैली प्राइम 3। इसको लुक फॉर करो कि अगर ये कहीं पे भी है तो उसका रिस्पॉन्स मेरे पास में आ जाए। तो टैली अपना सर्च चालू करेगा और ये वाउचर में हर लेवल पे जाके चेक करेगा कि किसी में है क्या। तो आप देख सकते हैं रिजल्ट सामने आ गया है। इसने एक वाउचर लिया है जिसके नरेशन के अंदर टैली प्राइम 3.0 लिखा हुआ है। तो इसने पूरी टैली के डेटाबेस में जो डे बुक में जितनी एंट्रीज थी उन सब में रिसर्च करके हमारे को ये रिजल्ट शो करा है। अगर हम अप्लाई फिल्टर पे वापस जाते हैं तो हमने देख सकते हैं हमने सिर्फ और सिर्फ लुक फॉर टैली प्राइम 3 करा था और कुछ भी नहीं करा था इसके अंदर कि हमने कुछ और एक्सेप्शनल कुछ करा हो, ऐसा नहीं था। इसके साथ साथ यहाँ पे एक और अच्छी चीज क्या है, यहाँ पे इसने फिल्टर डिटेल्स भी दी है। आप देखेंगे फिल्टर डिटेल्स में इसने क्या कहा है कि मुझे ये टैली प्राइम 3.0 कहाँ पे मिला, नरेशन में लिखा हुआ मिला और इस वाउचर में मिला। तो इन दिस वे नरेशन में उसने टैली प्राइम 3.0 को ढूंढ लिया। आप ऊपर देखेंगे तो उसने वाउचर नंबर की डिटेल भी देगी कि वाउचर नंबर 1 में मिला मेरे को। तो दिस इज दी मतलब बेसिक एक बहुत इजी फिल्टर जिसे हम कह सकते हैं कि बहुत इजीली अगर हमारे को टैली में आप कुछ भी सर्च करना हो तो हमें कुछ नहीं करना होता, हम अप्लाई फिल्टर पे जाके उसको डालेंगे और ये सर्च कर लेगा। तो ये तो एक बहुत बेसिक लेवल का फिल्टर हुआ। इसके अलावा भी बहुत एडवांस फिल्टर्स टैली ने क्रिएट करे हैं। अगर हम अप्लाई फिल्टर पे जाते हैं, F12 क्रिएट करेंगे, जैसे ही हम F12 क्रिएट करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि भैया फिल्टर तो कहाँ लगना है, वाउचर में। अब वाउचर की भी कोई स्पेसिफिक फील्ड में फिल्टर लगाना है क्या आपको, क्या आपको नरेशन में ढूंढना है, लेजर अमाउंट में ढूंढना है, कोई बहुत स्पेसिफिक जगह पे अगर आपको ढूंढना है तो आप वो भी यहाँ पे दे सकते हैं। आप अगर इसकी लिस्ट देखेंगे तो टैली ने इस बार इसकी लिस्ट इतनी लंबी कर दी कि इट हैज इंक्लूडेड एवरी एस्पेक्ट इनटू इट। तो मोर देन 120 यहाँ पे आपको फील्ड्स दे रखी है जिसपे आप फिल्टर्स लगा सकते हैं कि किस किस चीज में क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो दिस इज दी बेसिक फिल्टर अगर हम बात करें। उसके अलावा यहाँ पे एडवांस फिल्टर्स और मल्टी फिल्टर्स भी दे रखे हैं जो हम यूज कर सकते हैं। तो अगर हम एडवांस फिल्टर की बात करें तो एडवांस फिल्टर में हम क्या कर सकते हैं, भैया मेरे को चाहिए वाउचर, वाउचर विथ, वाउचर में मेरे को क्या चाहिए, पेमेंट का चाहिए, मैंने बोला मोड ऑफ टर्म्स ऑफ पेमेंट कंटेनिंग, कि भैया जहां पे भी टर्म्स ऑफ पेमेंट कंटेनिंग कैश है, अगर कि कोई भी वाउचर में अगर जहां पे मैंने टर्म्स ऑफ पेमेंट कैश डाल रखा है तो मुझे वो चाहिए। तो ये सर्च करेगा पूरे डेटाबेस में, सर्च करके मुझे रिजल्ट दे देगा। तो मैं एडवांस लेवल फिल्टर्स, मल्टी लेवल फिल्टर्स, तो आप देखेंगे कि इसका कोई रिजल्ट नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई भी एंट्रीज नहीं हो रखी है, ऐसा कोई भी नहीं है जहां पे मेरा मोड ऑफ टर्म्स ऑफ पेमेंट फील्ड ऐसा लगा हुआ हो। इसकी एक अच्छी और चीज क्या है, टैली में आपको सबको पता होगा कि टैली के पास में एक सेव व्यू का ऑप्शन है। तो ऐसे बहुत सारे फिल्टर्स जो आपको रेगुलरली लगाने पड़ते हैं, एडवांस फिल्टर्स, मल्टी लेवल फिल्टर्स जो रेगुलरली लगाने पड़ते हैं, वो आप लगा के और आप उसका सेव व्यू भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेरे गो टू रिपोर्ट्स में जाएंगे तो मैंने एक फिल्टर लगा रखा है कि कैश ट्रांजेक्शन अबव 10,000। ये मैंने एक फिल्टर क्रिएट कर रखा था एक रिपोर्ट के अंदर, तो मैं आपको वो दिखाऊंगा। तो इसमें मेरे को क्या होता है कि कभी भी
अगर कोई भी एंट्री जहाँ पे कैश का पेमेंट 10,000 रुपए से ज्यादा है तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिस्प्ले कर देता है। इनकम टैक्स में अलाउड नहीं है कैश के, तो यहाँ पे देखेंगे तो मैंने ये सब लगा रखे हैं, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे एक पेमेंट की एंट्री है जो कि 10,000 रुपए से ज्यादा है, मुझे यहाँ पे मिल जाती है। तो इन दिस वे मैंने ये फिल्टर लगा के सेव भी कर दिया है। आप अगर मेरे फिल्टर की डिटेल्स देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा मैंने क्या लगा रखा है, वाउचर जिसमें लेजर नेम क्या हो इक्वल टू कैश, और जिसमें लेजर अमाउंट जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000 रुपए होना चाहिए। ये मैंने फिल्टर्स लगा रखे हैं। इन फिल्टर के बेसिस पे ये रिपोर्ट बन जाती है, और ये रिपोर्ट जो है इसको मैं चाहूं तो और एनहेंस कर सकता हूं। ऐसे ही मैंने कुछ रिपोर्ट्स बना रखी है कि सपोज आई नीड की स्टॉक क्वांटिटी जिसका क्लोजिंग बैलेंस जो है, मुझे ऐसी रिपोर्ट चाहिए कि जिस किसी भी मेरे स्टॉक आइटम का क्लोजिंग बैलेंस जो है अगर 2 से नीचे हो, मतलब 2 या 2 से नीचे हो, तो वो मुझे रिफ्लेक्ट हो जाए। तो आप ये देख सकते हैं मुझे ये पूरी रिपोर्ट मिल जाती है कि जहां पे किसी भी का क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग बैलेंस जो है वो 2 या 2 से नीचे है क्वांटिटी, तो मुझे उसकी रिपोर्ट मिल जाती है। तो अगेन मैंने ये कुछ नहीं कर रखा, आई हैव क्रिएटेड अ फिल्टर। आप उस फिल्टर को देखना चाहें तो ये देखेंगे मैंने फिल्टर क्या लगा रखा है कि भैया स्टॉक आइटम विथ क्लोजिंग क्वांटिटी लेसर देन और इक्वल टू 2। सिंपल सा फिल्टर लगा रखा है। ये फिल्टर लगाते ही वो मुझे डेटा शो कर देता है। तो इन दिस वे मैं इस फिल्टर्स को बहुत सारी तरीके से यूज कर सकता हूँ, फिल्टर्स लगा के, और मैं रिपोर्ट को सेव व्यू कर सकता हूँ। आई थिंक सेव व्यू सबको पता है, जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे राइट साइड के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलता है जहां पे अगर आप सेव व्यू कर देते हैं तो आपको वो रिपोर्ट हर बार वैसे ही दिखेगी। वो सारे जो भी आपने वहां पे फिल्टर्स या सर्च या सॉर्टिंग लगा रखी है वो वैसे ही रहते हैं, और आप इस सेव व्यू को बार बार कभी भी देख सकते हैं। और ये गो टू बटन में यहाँ पे टॉप में हमेशा रहती है। जैसे ईमेल आईडीज माय व्यू है, ये किसी की ईमेल आईडी है कि नहीं है उसका मैंने एक व्यू क्रिएट कर रखा है, तो मुझे यहाँ पे ये पूरी डिटेल मिलती है किस किस की मेल आईडीज डली हुई है किसकी नहीं डली हुई है। तो इस तरीके से मैं सेव व्यू के फिल्टर, सेव व्यू के साथ अगर मैं फिल्टर्स को यूज करूंगा तो मैं बहुत सारी एक्सेप्शनल रिपोर्ट्स क्रिएट कर सकता हूं। तो क्या है, हमें अप्लाई फिल्टर, फिल्टर का शॉर्टकट क्या, Ctrl+F। सिंपली 120 से ज्यादा फिल्टर्स के ऑप्शन दे रखे हैं हमें वहां पे। बेसिक फिल्टर्स में F12 के ऑप्शन है जहां पे जाके हम एनी फील्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं। एडवांस एंड मल्टी लेवल के फिल्टर्स के ऑप्शन भी अवेलेबल है टैली के अंदर। फिल्टर फॉर डेटा नॉट विजिबल, जैसे मेरे को संडेज की एंट्री देखनी है तो अगर मैं सिर्फ फिल्टर में डालूंगा कि मेरे को डेट में संडे देखनी है, तो इवन कि जहां पे संडे कहीं पे भी मेंशन नहीं होता, टैली जो है हमें उसके रिजल्ट्स शो करेगा। कैश ट्रांजैक्शन मोर देन 10,000, अगर तो ऐसे हम कितने भी रिपोर्ट्स फिल्टर्स लगा सकते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए जो आप लोगों के रूटीन लाइफ में हो सकता है काम आ रहे हो। ठीक है, हम उस फिल्टर उस रिपोर्ट को मार्क भी कर सकते हैं। हम सेटिंग्स में जाके डिस्प्ले में जाके डिफॉल्ट फिल्टर मोड कैन बी सेट, हमें फिल्टर मोड क्या रखना है। फिल्टर के 3 मोड्स हैं, बेसिक फिल्टर, एडवांस फिल्टर और मल्टी लेवल फिल्टर। तो हम ऊपर जहां टॉप पे हेल्प होता है वहां पे एक सेटिंग्स का ऑप्शन होता है। सेटिंग्स में डिस्प्ले में जाके हम डिफॉल्ट मोड पे हमें फिल्टर का कौन सा मोड रखना है, बेसिक रखना है, एडवांस रखना है कि मल्टी रखना है, वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। सो दिस वाज द फिल्टर एडवांस फिल्टर ऑप्शन विच इज अवेलेबल इन टैली। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, ये सब सुनने के बाद चैट जीपीटी को लगा मतलब वो मतलब टैली मेरी सारी चीजें सॉल्व कर रहा है, तो क्या इसके अलावा भी और कोई फीचर्स टैली में ऐसे हैं जो मेरी बिजनेस ग्रोथ को या मेरे बिजनेस को ईज करने में काम आएंगे। टैली कुछ और भी नया लेकर आया है, नो इज एक्साइटेड टू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स। तो कुछ और जो फीचर्स टैली नया लेकर आया है, अगर मैं उसको इन शॉर्ट बताऊं या एक बेसिक उसमें बताऊं, तो वो क्या है, इफेक्टिव डेट। टैली के अंदर इफेक्टिव डेट का सिस्टम बहुत सारी जगह पर आ गया है जो कि पहले नहीं था। जैसे हमने अभी कुछ देखे भी कि हमें GSTR 1, 2A, 2B के डेटा को अगर आगे शिफ्ट करना है, किसी एक रिटर्न टैक्स पीरियड से दूसरे रिटर्न टैक्स पीरियड में लेके जाना है, तो हम इफेक्टिव डेट को यूज करके ले जा सकते हैं। इन सेम वे एक मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ कि सपोज कोई पार्टी थी जो पहले अनरजिस्टर्ड थी एंड नाउ इट हैज बिकम रजिस्टर्ड। तो हम प्रैक्टिकली पहले प्रॉब्लम क्या आती थी, हमें 2 अलग अलग लेजर्स बनाने पड़ते थे। नहीं तो क्या होता था, वो B2C जो पहले B2C में, सपोज अप्रैल के अंदर वो अनरजिस्टर्ड थी तो B2C में ट्रांजेक्शन किया, जून के अंदर वो रजिस्टर्ड हो जाती थी तो हम उसमें GST नंबर अपडेट कर देते थे। तो जैसे ही GST नंबर अपडेट करते थे तो वो अप्रैल के ट्रांजेक्शन को भी B2B में ले जाता था। तो ये बहुत सारी जगह प्रॉब्लम आती थी, या फिर किसी का पहले रजिस्टर्ड था बाद में कैंसिल हो जाता है, तो ऐसी प्रॉब्लम्स आती थी। तो अब टैली ने उसका इफेक्ट क्या करा है, टैली ने बोला कि लेजर के अंदर जब भी आप जाएंगे
तो सपोज करो मेरा एक ये पार्टी है, इसका अभी यहाँ पे जीएसटी के अगर स्टेटस पे जाते हैं हम, तो जीएसटी का स्टेटस सपोज आज इसका अनरजिस्टर्ड हो रखा था, अब मैं इसको रेगुलर करना चाह रहा हूं कि इसने जीएसटी नंबर ले लिया है, तो मैंने यहाँ पे कोई एक जीएसटी नंबर डाला। अब मैं जैसे ही जीएसटी नंबर डाल के इसको सेव करूंगा तो ये मुझसे इफेक्टिव डेट पूछेगा कि भाई ये किस दिन से रजिस्टर्ड हुआ है, मुझे ये बताओ, क्योंकि उस दिन के पहले के जो ट्रांजेक्शन है ये उसको अनरजिस्टर्ड में ही रखेगा और उस दिन के बाद के ट्रांजेक्शन्स को ये रजिस्टर्ड में ले आएगा। तो इससे फायदा क्या हुआ कि मुझे एक ही लेजर मेंटेन करना पड़ा, मेरे जो B2C के ट्रांजेक्शन थे वो B2C में रहेगा और B2B के B2B में रह गए। इफेक्टिव डेट के इसने यहाँ पे 3-4 ऑप्शन खुद ने बाय डिफॉल्ट दिए कि आपको 1 अप्रैल से करना है, करंट डेट से करना है, करंट सिस्टम डेट से करना है, या टुमारो मतलब कल से करना है, या आपको अपनी खुद की कोई इफेक्टिव डेट डालनी है। तो मैंने सपोज करो यहाँ पे डाल दी 1 मई 2023। तो अब ये क्या करेगा, 1 मई 2023 के पहले के जो भी ट्रांजेक्शन थे उसको तो अनरजिस्टर्ड में ट्रीट करेगा, 1 मई 2023 के बाद के ट्रांजेक्शन्स को रजिस्टर्ड में ट्रीट करेगा। तो ये बहुत अच्छा वेलकम मूव है जो कि बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करता था, which Tally has come up with the effective date concept। और ये इफेक्टिव डेट का कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ यहीं पर नहीं है कि पार्टी में ही, आप खुद के लिए भी कर सकते हो कि सपोज करो पहले आप कंपोजिशन में थे, अब आप रेगुलर हो गए, या रेगुलर से आप अनरजिस्टर्ड हो गए हो, या आपका बीच में रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है या कुछ हो गया, तो आप अपने लिए खुद के लिए भी ये सारी चीजें कर सकते हो। वो कैसे करोगे, F11 में जाके सेट ऑल्टर जब जीएसटी स्टेटस करेंगे तो यहाँ पे हर रजिस्ट्रेशन के लिए आप ये सेटअप कर सकते हो। सपोज करो मैं यहाँ रेगुलर से कंपोजिशन में चले गया, तो मुझसे पूछेगा भैया कब से आप कंपोजिशन में जा रहे हो, पहले आप रेगुलर थे, आप कब से कंपोजिशन में जा रहे हो। तो मैंने सपोज करो सेलेक्ट कर लिया कि मैं कंपोजिशन में जो है 8 जून से जा रहा हूँ या 1 जून से जा रहा हूँ। तो मैं जैसे ही 1 जून से कंपोजिशन में जाऊंगा तो अब ये मेरे को टेली क्या करेगा कि 1 जून से कंपोजिशन में जाने के बाद में मुझे अब ये दोनों डिटेल्स देगा, क्योंकि 1 जून के पहले मेरे पास के अंदर क्या था, मेरे पास के अंदर रेगुलर की जीएसटी रिटर्न सप्लाई हो रही थी, 1 जून के बाद में मेरे पास कंपोजिशन। तो आप मेरे को यहाँ पे देखेंगे कि मेरे ऑप्शंस बढ़ गए हैं। जब मैं जीएसटी रिपोर्ट्स में जाऊंगा तो यहाँ पे मेरे पास में GSTR 4 भी आ गया है। क्यों आ गया है, क्योंकि कंपोजिशन वाले को GSTR 4 फाइल करनी है। तो टेली ने उसका भी ध्यान रखा है कि जब भी आप मूव कर रहे हैं तो जो भी आपके ऊपर रिटर्न का ऑप्शन अप्लाई हो रहा है वो आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगा, उसके हिसाब से आप अपनी रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं। तो दीज आर फ्यू इफेक्टिव डेट कॉन्सेप्ट्स व्हिच टेली हैज कम अप। और जो 2-3 चीजें जो अच्छी आई है दैट इज HSN कोड एंड SSC कोड। आप HSN कोड और SSC कोड को कंपनी लेवल, लेजर लेवल, ग्रुप लेवल, वाउचर लेवल कहीं पे भी सेट कर सकते हैं हम। और एक अच्छी चीज क्या है कि जब आप वाउचर बना रहे हैं और आप चाहें कि मुझे यहाँ पे उसकी दिखना चाहिए कि वाउचर लेवल में ये कहाँ से डेटा आउट करा रहा है, तो आप वो भी चीज कर सकते हैं। उसके लिए क्या तरीका है, आपको क्या करना पड़ता है, वाउचर जैसे सपोज करो मैं ये सेल्स वाउचर है मेरा, मैं सेल्स वाउचर खोल लेता हूँ। सपोज एक ये सेल्स वाउचर है, मुझे इसमें देखना है कि भी कैसे इसमें जीएसटी ले रहा है, ये कहाँ से लेकर आ रहा है, जीएसटी किस रेट पे ले रहा है, क्या ये लेजर से लेकर आ रहा है, क्या ये आइटम से लेकर आ रहा है, कहाँ से लेकर आ रहा है। तो मुझे F12 में आप देखेंगे तो एक ऑप्शन फीचर दिखेगा आपको, मॉडिफाई जीएसटी और HSN कोड्स। यहाँ पे इसको आपको यस रखना है। जैसे ही आप इसको यस कर देंगे ना तो आप ये देखिएगा जब मैं अभी यहाँ पे लेजर के बाद जाऊंगा तो एक स्क्रीन खुलेगी, ये देखिए ये खुल गई। ये स्क्रीन मुझे क्या कह रही है कि भैया जीएसटी रेट कहाँ से आ रहा है, कंपनी से, मास्टर लेवल से कंपनी से आ रहा है। और HSN कोड जो है वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई करना चाहते हो तो यहाँ स्पेसिफाई कर दो, कंपनी लेवल से लेना चाहते हो तो कंपनी लेवल से ले लो। तो इन दिस वे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे सेटिंग अपने हिसाब से चेक कर सकता हूँ, कुछ चेंज करना है तो चेंज भी कर सकता हूँ। तो मेरे पास में हर लेवल पे सेटिंग्स अवेलेबल है। जैसे अगर सपोज करें मैं कोई ऑल्टर में जाता हूँ, स्टॉक ग्रुप में जाता हूँ, तो मेरा कोई एक स्टॉक ग्रुप है तो मैं यहाँ पे भी सेट कर सकता हूँ। अगर मैंने यहाँ सेट कर दी तो अब जब मैं स्टॉक आइटम बनाऊंगा और मैंने उसमें ग्रुप जो है ये वाला लिया तो ये ऑटोमेटिकली मेरी जीएसटी सेटिंग्स ले आएगा, विच इज वेरी यूजफुल। हम एक प्रैक्टिकली लाइव एग्जांपल या एक सोचें तो जैसे एक मोबाइल फोन का कोई डीलर है, अब उस मोबाइल फोन का HSN हर जगह सेम है और टैक्स रेट भी हर जगह सेम है, तो वो एक तो जब भी कोई स्टॉक आइटम बनाए क्या उसमें जाके उसको डालनी चाहिए, तो आंसर इज नो। उसको क्या करना चाहिए, एक स्टॉक ग्रुप बनाए मोबाइल का, उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशंस कर दे, वो ऑटोमेटिकली हर स्टॉक आइटम के ऊपर अप्लाई हो जाएगी
प्रोवाइडेड उसने वो स्टॉक आइटम बनाते टाइम ग्रुप जो है वो मोबाइल फोन सेलेक्ट किया हो। तो ये बहुत यूजफुल है, क्योंकि नहीं तो बहुत सारी जगह जो हमारी गलतियां हो रही थी या जिसकी हम रिपोर्टिंग अभी तक प्रॉपर नहीं कर पा रहे थे, वो HSN SSC कोड्स की ही गलतियां हो रही थी। सो दिस इज अ वन गुड थिंग। अनदर लास्ट थिंग, द वाउचर सीरीज। तो वाउचर सीरीज के अंदर भी एक क्या हुआ है कि पहले के अंदर हमारे मान सकते हैं कि बग था या क्या था, टैली के अंदर हमें एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। वो क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी कि जब भी हम कोई वाउचर डिलीट करते थे तो हमारे वाउचर की सीरीज जो है वो चेंज हो जाती थी, वो रीअरेंज हो जाती थी और हम डिलीटेड वाउचर को रीयूज नहीं कर पाते थे। अब टैली ने एक अच्छा सिस्टम ला दिया कि टैली हैज आस्क्ड यू एन ऑप्शन। उन्होंने एक ऑप्शन पूछ लिया कि आप ओरिजिनल इनवॉइस नंबर रिटेन करना चाहते हैं क्या। तो सपोज करें कि मेरी सीरीज चल रही थी 1 2 3 4, मैंने 2 नंबर का इनवॉइस डिलीट कर दिया। तो मैं 2 नंबर का इनवॉइस पहले डिलीट करता था तो क्या होता था, मेरा जो 3 नंबर का इनवॉइस होता था वो 2 नंबर का बन जाता था, 4 नंबर वाला 3 नंबर का बन जाता था। अब ऐसा नहीं होता है, अब वो 2 नंबर का इनवॉइस खाली रहता है, डिलीट हो जाता है, एक नंबर ही रहता है और 3 नंबर जो है 3 नंबर ही रहता है। इसके फीचर, इसको हमें सेट कहाँ से करना है, तो इसका सेट करने का तरीका क्या है, जब हम वाउचर टाइप में जा रहे हैं, ऑल्टर में जाके जब हम वाउचर टाइप में जा रहे हैं, तो वाउचर टाइप के अंदर एक ऑप्शन हमारे को मिलता है कि हमारे को नंबरिंग कैसे सेट करनी है। सपोज जब मैं ये ABCD में जाता हूँ यहाँ पे, तो आप ये देखिए ऑटोमेटिक रिटेन ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, और ये तो पुराना वाला ऑप्शन है हमारा, और ये नया एक ऑप्शन आया कि रिटेन ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, की मतलब हमारे जो ओरिजिनल इनवॉइस नंबर चल रहे थे आप उसी को रिटेन कर लो, आप चेंज नहीं करो। तो दिस इज अ गुड थिंग, जिससे क्या होता है हमारी सीरीज नहीं बिगड़ती है। नहीं तो पहले क्या होता था, हम प्रिंट दे देते थे और उसके बाद में सीरियल ऑर्डर चेंज हो जाता था। तो दिस वाज द प्रॉब्लम, but Tally has come up the solution for this also. So with this, I have tried to cover the maximum things that have come in the Tally Prime 3. जो मैक्सिमम जितनी चीजें कवर कर सकता था विद इन दी टाइम फ्रेम, मैंने ट्राई करा है कवर करने का। हो सकता है कुछ जगह पे मैं कुछ फास्ट हूँ या कुछ हूँ, किसी की कोई अगर स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, कुछ है, तो दे कैन कनेक्ट विद मी और एनी ऑफ द टेली पार्टनर सॉल्यूशंस और एनी ऑफ द सपोर्टिव पीपल। एवरीवन इज रेडी टू हेल्प यू। So thank you Tally for giving me this opportunity to explain कि Tally Prime 3 में क्या क्या नए फीचर्स हैं। Thank you to the audience। अब हम Q&A पे जा सकते हैं, अगर कुछ क्वेश्चंस हैं या कुछ है तो we can discuss that in the time frame। Right, sir. So first, sir, thank you so much for this very smooth presentation. And I think हर feature के बाद audience automatically reactions दे रही थी with thumbs up and the clap and the love sign. So that thank you all itself for your says great gesture। no, sir. This totally, I will not take the credit. This was thorough presentation by you. You probably worked hard on this new PPT totally. So first thing first, so before people starting losing off, as you all know that the CA Day, occasion of CA Day is coming on 1st of July, that is Saturday. But as most of the CAs would be busy with the attending the events of ICAI, so Tally has scheduled this event on 4th of July with a very interesting industry experts and very useful session. I've put the link in the chat box so that you can register for yourself. And to come back to the session, register on this. It will be a good event that will be taking place. So I also request everyone to please attend and seek the opportunity to learn more on this platform. Yeah, thank you so much, sir. So for the Q&A, I think Balwanji and Achin has taken quite a lot of them. So what we can do is, I think there are 3 raised hands, so we can allow them to ask question directly to you. And meanwhile, I can also read out the questions, or you can check for the Q&A directly. Okay. हाँ, आप Q&A में एक बार देखिए, जैसे लिखा है, how can we manage inter-unit transfer of one branch to another branch sale series related to different GSTN? How can we manage inter-unit transfer of one branch to another branch sale entries relating to different GSTN? मतलब आई थिंक जो क्वेश्चन जो मतलब आई एम नॉट एबल टू गेट 100%, बट जो क्वेश्चन का मीनिंग है वो यही है कि अगर सपोज करो मैं मेरे ही GSTN डिफरेंट GSTN पे बिलिंग कर रहा हूँ, कि मैं मेरे राजस्थान के GSTN से मैं मेरे महाराष्ट्र के GSTN को बिलिंग कर रहा हूँ, तो उसके अंदर मुझे क्या ध्यान रखने की चीजें, या मैं कैसे सेल सीरीज
मेंटेन कर सकता हूँ, सेल एंट्रीज कैसे कर सकता हूँ। तो अगेन नॉट एन इशू, आप कर सकते हो। आपको उसके अंदर पार्टी क्रिएट करके रखनी पड़ती है जैसा आप पहले कर रहे थे। इस वर्जन में इससे रिलेटेड कोई नया फीचर नहीं है कि कोई नया फीचर एड ऑन हुआ हो। जैसा आप पहले कर रहे थे अभी आपको वैसा ही करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई थिंक पॉइंट में डिफरेंस रहता है तो वो टैली रिकंसाइल नहीं कर रहा है, इज दैट द केस? अगर पॉइंट में डिफरेंस रहता है तो वो टैली रिकंसाइल नहीं, बाय डिफॉल्ट टैली पॉइंट्स में अगर डिफरेंस रहता है, अगर ये जीएसटीआर 1 2A 2B की बात कर रहे हैं आप रिकंसिलेशन की, तो बाय डिफॉल्ट नहीं करता है। बट जैसा कि मैंने आपको ऑप्शन बताया कि आप अगर F12 करेंगे तो वहां पे आपको नीचे मिलेगा एक ऑप्शन कि आपको कितने रुपए तक का डिफरेंस इग्नोर करना है। तो सपोज करें आपने वहां पे 2 रुपए डाल दिए, क्योंकि जो पॉइंट्स में भी डिफरेंस है वो कई बार 2-2 रुपए तक पहुंच जाता है। तो आपने वहां पे अगर 2 रुपए डाल दिए तो 2 रुपए तक के डिफरेंस को टैली जो है रिकंसाइल्ड मान। हाउ विल यू रिकंसाइल द reconciliation get impacted once the amendment is done in the portal in subsequent period? तो जैसे ही आप कोई भी पोर्टल के ऊपर अमेंडमेंट करेंगे या कुछ करेंगे, सपोज आपने जीएसटीआर 1 के अंदर कोई भी अमेंडमेंट करा, तो जब आप उस पीरियड की JSON को डाउनलोड करेंगे और टैली में इंपोर्ट करेंगे तो वो अमेंडमेंट भी साथ में इंपोर्ट हो जाता है और उसका टैली टेक केयर करता है कि उस अमेंडमेंट का जो भी इफेक्ट देना है रिकंसिलिएशन में वो इफेक्ट दे दिया जाता है। क्योंकि जब भी जीएसटीआर 1 इंपोर्ट कर रहे हैं पोर्टल से तो वो उसमें अमेंडमेंट भी आता है जो आपने पोर्टल पे करा है। हेलो सर। यस सर माय नेम इज गोयल सोनी। यस सर एक जीएसटीआर 1 के रिपोर्ट में मैं एक इधर देख रहा हूँ, मार्क फॉर डिटेंशन ऑन पोर्टल। मार्क फॉर डिटेंशन, डिलीटेशन फॉर ऑन पोर्टल, डिलेशन ऑन पोर्टल कैसा कुछ लिखा है। आप एक बार या तो मतलब आई एम नॉट मतलब ऐसे नहीं पता लग रहा है, मैं एक बार या तो तो या तो अगर आप एक बार व्हाट्सएप कर देंगे या तो या कोई तरीके से मतलब आप स्क्रीन जो है ना आपकी मतलब बेसिकली जो भी आपको दिख रहा है तो आई विल रिप्लाई टू यू ऑन दैट, है ना। सर आप अपना एक बार नंबर या कुछ आप डिस्प्ले स्क्रीन पे लगा दीजिए, या सो दैट पीपल विल कैन। राजेश जी, यू वांट टू आस्क अ क्वेश्चन? राजेश पिल्लाई जी। ओके, वो नहीं है। अवनेश दुबे जी, डू यू हैव अ क्वेश्चन? यस मैम। हाँ दुबे जी, प्लीज बताइए। जैसे बताया था बिल का क्यूआर कोड जनरेट करने के बाद अगर बिल पे टीडीएस कटता है और अमाउंट चेंज हो जाता है तो पार्टी किस अमाउंट का पेमेंट करेगी? तो बाय डिफॉल्ट आप अगर चाहते हो कि सपोज करो आपको पता है कि पार्टी हमें टीडीएस काट के पेमेंट करती है कि आपका अगर 1 लाख रुपए का बिल है तो पार्टी 90,000 रुपए का ही पेमेंट करती है, तो आप चाहें तो आप अपने यहाँ पे क्यूआर कोड में 90,000 रुपए बाय डिफॉल्ट भी दिखा सकते हैं। अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो उसको जो क्यूआर कोड को जब वो स्कैन करेगा तो बाय डिफॉल्ट उसको 1 लाख रुपए की वैल्यू ही दिखेगी, फिर वो उसको मैनुअली चेंज करनी पड़ेगी वाइल मेकिंग द पेमेंट। जब वो स्कैन करेगा क्यूआर मैनुअली चेंज कर सकता है ना। हाँ मैनुअली चेंज कर सकता है वो, आपके जो यूपीआई जैसे पेटीएम है या फोन जहाँ पे भी वो स्कैन कर रहा है वहां पे वो अमाउंट लिखा हुआ आ जाएगा, उस अमाउंट को वो चेंज करना चाहे तो वो चेंज कर सकता है फिर। ओके थैंक यू। हाँ प्लस आप अगर चाहो कि बाय डिफॉल्ट मुझे 90,000 रुपए का ही क्यूआर कोड बनाना है तो आप अपने हिसाब से अमाउंट भी डाल सकते हो। जब अपन ने देखा था वहां पे जब आप बिल वो बना रहे हो तो वो अमाउंट दिखाता है, आप चाहते हो कि वो अमाउंट को मैं चेंज कर दूं कि क्यूआर कोड ही 90,000 रुपए का बने तो आप ऐसा भी कर सकते हो। ओके यस सर हम Q&A कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके आई थिंक कैन वी इंपोर्ट द करेक्ट JSON फाइल अगेन इन दैट मंथ विदाउट रीसेटिंग? नहीं, तो ऐसा नहीं होगा कि अगर आप एक ही मंथ में एक से ज्यादा फाइल बिना रीसेट करे इंपोर्ट करोगे तो वो फिर रिजल्ट्स जो हैं वो वेरी कर सकते हैं। तो इट इज ऑलवेज सजेस्टेड कि अगर आपने कोई गलत फाइल इंपोर्ट कर ली है तो आप एक उसको रीसेट कर लें, रीसेट करने के बाद ही इंपोर्ट करें। So I think you should scroll down for the queries on the recording. Yes, like all the CA Connect videos, we will upload this recording in a day or two in our CA community portal. Please look, I'll just put the link for the CA community once more. Yes. Yeah. Invoice number GST 011 on portal and invoice
number 011 in books, so it is showing reconciled or not. तो बाय डिफॉल्ट ये रिकनसाइल्ड शो नहीं करेगा, क्योंकि इनवॉइस नंबर का डिफरेंस है, तो हो सकता है कि वो कोई दो डिफरेंट इनवॉइसेस हो, पर आपको वहां पे ऑप्शन दिया गया है मैनुअली। आपको अगर इफ यू नो कि ये जो दो इनवॉइसेस है ये सेम ही है, तो आप सेलेक्ट करके उसको स्टेटस रिकनसाइल कर सकते हो। वेयर टू चेक जनरेटेड पेमेंट लिंक, आपको पेमेंट लिंक जनरेटेड जो है उसको अगर चेक करना हो तो आप डे बुक में जब कंट्रोल भी करेंगे, तो कंट्रोल भी जब करेंगे तो वहां पे एक आपको ऑप्शन मिलेगा वाउचर्स विद पेमेंट लिंक जनरेशन जनरेटेड और क्यूआर कोड जनरेटेड। जब आप उसको करेंगे तो वहां पे सिर्फ उसी की रिपोर्ट आएगी जिसमें क्यूआर कोड या लिंक जनरेट हो चुका है, बाकियों की रिपोर्ट नहीं आएगी। एज टैक्स ऑडिट पीरियड इज ऑन कॉर्नर, टेक वन क्लास फॉर दैट। ओके, Okay, feedback taken, Ankit ji. GSTR 2 not showing in GST report. GSTR 2 जैसी कोई चीज अभी है ही नहीं प्रैक्टिकली। GSTR 2A और 2B का ही रिकंसिलेशन होता है। GSTR 2 तो जो है वो हमारे एक्ट से ही हट चुकी है एक तरीके से अभी के लिए। तो एक्ट में भी GSTR 2A और 2B के बेसिस पे ही रिकंसिलेशन है। GSTR 2 का कोई रिकंसिलेशन होता नहीं है। When we pass inward supply with ineligible ITC, the principal amount will reflect in P&L and the tax component which is actually an expense for the business, since ITC not available, that also need to reflect in P&L without passing a manual journal entry. ये आप ऐसा करना चाह रहे हैं, पर अभी के लिए ऐसा फीचर अवेलेबल नहीं है कि जिसमें वो ऑटोमेटिकली एंट्री हो जाए। एंट्री तो आपको उसकी भी करनी पड़ेगी। आपका क्वेश्चन ये है कि अगर 100 रुपए का प्रिंसिपल अमाउंट था और उस पर 18 रुपए की जीएसटी थी, तो 18 रुपए भी खर्चे में एंट्री हो जाए, आपको एक मैनुअल एंट्री नहीं करनी पड़े, तो ऐसा अभी के लिए पॉसिबल नहीं है। कैन वी डिलीट यूपीआई सेव टू डिफरेंट यूपीआई एड्रेस? मतलब मुझे एक क्वेश्चन नहीं समझ आया कि आपने अगर कोई यूपीआई जो बनाया है आपका खुद का, मतलब जो आपने मर्चेंट आईडी बनाई है, यूपीआई आईडी बनाई है, उसको आपको हटानी है, डिलीट करनी है, वो आप कर सकते हैं। बाकी जब आप मर्चेंट आईडी के थ्रू पेयू या रेजर पे इनके थ्रू करेंगे, तो आप अपना जो लिंक और क्यूआर कोड दे रहे हैं उसकी वैलिडिटी भी सेट कर सकते हैं कि वो कितने टाइम के लिए वैलिड रहेगा। सपोज आपको लगता है कि भाई मेरे को जो क्यूआर कोड या मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ वो 7 दिन ही वैलिड रहे, तो इट विल बी वैलिड फॉर 7 डेज। उसके बाद वो अपने आप डिसेबल हो जाएगा, उस पर आदमी पेमेंट नहीं कर पाएगा। GSTR 1 and GSTR 3B JS1 file not generating for filing return। ये ऐसा कोई आपका पर्टिकुलर इशू हो सकता है, आपकी टैली में कोई सेटिंग का या कोई और प्रॉब्लम हो सकता है, बट बाय डिफॉल्ट ऐसा नहीं हो रहा है कि जनरेट नहीं हो रही है JS1 फाइल्स, और वो तो जनरेट हो ही रही है। हो सकता है कोई पर्टिकुलर आपकी टैली में कुछ इशू हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो भी आपके टैली के पार्टनर हैं आप एक बार उनसे कनेक्ट करेंगे तो फॉर श्योर वो आपको सॉल्यूशन बता देंगे इस चीज का। हाउ टू डिलीट मिस्टेकनली सेव्ड यूपीआई? मिस्टेकनली सेव्ड यूपीआई को डिलीट करने का तो ऐसा है, तो अगर आप चाहें कि वो मेरे इनवॉइस पे प्रिंट नहीं हुए, तो आप प्रिंट की सेटिंग्स में जाके वहां पे उसको क्यूआर कोड को डिसेबल कर सकते हैं। जब हम प्रिंट की सेटिंग में जाते हैं, कॉन्फ़िगरेशंस में जाते हैं, तो वहां बाकायदा पूछता है कि आपको लिंक दिखाना है, क्यूआर कोड दिखाना है, दोनों दिखाना है या कुछ भी नहीं दिखाना है, तो हम वहां पे उसको सेलेक्ट कर लेंगे मेरे को कुछ भी नहीं दिखाना है। तो आई थिंक मोर और लेस वी हैव कवर्ड द क्वेश्चंस। अगर कुछ स्पेसिफिक और भी कुछ है तो So I think that's all for now, and we have Yes. covered the raised answers also, and already we have crossed our time, so Yes. we can conclude the session. Thank you so much, Mohit ji, for a very, I think it was entertaining for me, and looking the in reactions of the audience, that itself said what a great session it was. And definitely I'm going to upload the recording soon. So thank you so much once again. Thank you, Balwant ji. Thank you, Achin, for being there in the session. Thank you all. Thank you team Tally, and thank you all the participants for Thank you so much, Mohit ji. Thank you listening. everyone. Thank you sir. Thank you.